हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटोर, और आप सभी का स्वागत करता हूं इस शानदार से, जानदार से, दमदार से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है इजीली लर्न विद स्माइल। तो भैया, कारवा जो चालू हुआ था वन शॉट का, वो आगे आगे बढ़ता जा रहा है। हर एक चैप्टर को हम कवर करते जा रहे हैं। आज हम उस चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो अपने आप में बच्चों को लगता है डरावना, क्योंकि इसमें होते कंसेप्चुअल मिस्टेक, और ये लंबा लगता है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है, और कई बार हम कंसेप्ट भूल जाते हैं तो गलतियां भी कर देते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझ चुके होंगे आप। और चैप्टर का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 11। तो भैया, मार्केटिंग मैनेजमेंट कहता क्या है, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। बड़ा सिंपल सा है। मार्केटिंग मैनेजमेंट को हम ऐसे बोल सकते हैं, वो सभी एक्टिविटी जो किससे रिलेट करती है, मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट से रिलेट करती है। यह हम बेसिक शब्दों में कह सकते हैं, ये सब कुछ इंक्लूड करता है। प्लानिंग भी इंक्लूड करता है, ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग भी इंक्लूड करता है, ये डायरेक्टिंग भी इंक्लूड करता है, कंट्रोलिंग भी इंक्लूड करता है, जिससे कि हम अपने गुड्स को सेल कर सकें, एक्सचेंज कर सकें। दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, किसके बिहाफ पे, फॉर सम वैल्यू और इंक्लूडिंग या वर्थ ऑफ वैल्यू के उससे सेंस में हम उसको एक्सचेंज कर सकें। तो जो पुराना कंसेप्ट था कि सेलिंग और मार्केटिंग एक है, नहीं, ऐसा नहीं है। सेलिंग एक छोटा सा पार्ट है मार्केटिंग का। सेलिंग बेसिकली है क्या? सेलिंग का मतलब है कि गुड्स को प्रमोशन करना जो होता है वो सेलिंग होता है। ठीक है, जितनी प्रमोशनल एक्टिविटीज होती है सेल्समैन के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, वो सेलिंग होता है। इट मीन्स फिनिश गुड को कन्वर्ट करना किस में, कैश में, हम सेलिंग कहते हैं। पर जब मार्केटिंग की बात करते हैं, मार्केटिंग यहां से नहीं आता। मार्केटिंग बहुत पहले चालू हो जाता है, जब गुड्स बनता भी नहीं है, उससे पहले मार्केटिंग के बारे में चर्चा की जाती है। तो चलिए पढ़ते हैं मार्केटिंग को आज। तो सबसे पहले करना क्या है, क्योंकि वन शॉट होता है टू द पॉइंट, डिटेल नहीं होता। वन शॉट इसलिए तो होता है टू द पॉइंट, बात की, चैप्टर खत्म, आपका रिवीजन डन। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, हर एक टॉपिक को समझना है, तो क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए होती है डेली लाइव क्लासेस, जहां पे हम हर एक टॉपिक को बड़े डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिस नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप हमारे चैनल पर जाते हैं तो आपको वन शॉट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी बाकायदा। वहाँ पे हर एक चैप्टर को लेकर, चाहे आप अकाउंटेंसी की बात करें, बिजनेस स्टडीज़ की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, सबकी प्लेलिस्ट तैयार है। चलिए जी, तो आज मार्केटिंग में हमने बेसिकली चैप्टर को 4 टॉपिक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मार्केटिंग होता क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, मार्केटिंग फिलोसफी क्या है, और मार्केटिंग मिक्स, द 4 P's की जो बात करते हैं वो हम यहां करेंगे। चलिए बात करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक आएगा, पहले बाकी टॉपिक्स करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम मार्केटिंग को। भैया, मार्केटिंग कहना क्या चाहता है, मार्केटिंग कहना चाहता है सोशल प्रोसेस। एक भैया मार्केटिंग है क्या, सोशल प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल और ग्रुप फुलफिल देयर नीड्स। कैसे करेंगे, बाय क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, मार्केटिंग के बड़े सेंस थे पहले जमाने के अंदर, है ना। हर एक जैसे जैसे जमाना बदलता गया, मार्केटिंग का सेंस बदलता गया। आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक ही चीज समझ में आती है, कस्टमर इज ए किंग। वो ही किंग है, और उसके बेसिस पे ही एक कंपनी आगे बढ़ पाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मार्केटिंग में आज अगर बात करते हैं, दैट इज सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन बोलते हैं, मींस जितनी भी डेफिनेशन मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से बनी है, कोई भी डेफिनेशन उठा लीजिए आप चाहे, ठीक है, उस मॉडर्न कंसेप्ट की डेफिनेशन एक ही चीज बोलती है, ये सब माथाफोड़ी किस लिए कर रहे हैं, टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कस्टमर, टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। अगर उसकी सेटिस्फाई कर दिया अपनी नीड्स और वांट, तो आपके प्रोडक्ट को जरूर परचेज करेगा, आपके प्रोडक्ट के साथ लॉयल रहेगा, और अगर आपने स्टैंडर्डाइज मेंटेन किया है तो जरूर आपके साथ लंबे टाइम तक टिका रहेगा। सो दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, वो अपनी क्या करते हैं, फुलफिल देयर नीड्स बाय क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। चलिए जी, फीचर्स की अगर बात करते हैं मार्केटिंग के, 4 फीचर्स होते हैं बेटा। पहला फीचर होता है नीड एंड वांट। ठीक है, नीड और वांट क्या है, इसको क्या करना होता है, पहले आपको पता लगाना होता है। भैया, कोई भी आप जब प्रोडक्ट ऑफर करते हो या प्रोडक्ट ऑफरिंग करते हो, तो सबसे पहली चीज है कि पहले आप टारगेट मार्केट को डिसाइड करो। जो बोल रहे हैं मार्केटिंग स्टार्ट होता है तो प्रोडक्ट अभी आया भी नहीं, उससे पहले मार्केटिंग अपना काम चालू कर देता है। मींस कंपनी को पता लगाना होगा कि हम कौन से टारगेट मार्केट के लिए काम कर रहे हैं। या हम बच्चों के कपड़ों के लिए काम कर रहे हैं, या हम टीन एज के लिए काम कर रहे हैं, या हम कॉर्पोरेट वालों के लिए काम कर रहे हैं, हम रिच पीपल के लिए काम कर रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, कौन सी टारगेट मार्केट है, और उस टारगेट मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है
वो पता लगाना बहुत जरूरी है, मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, तो नीड एंड वांट्स पता लगाइए। दूसरा क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग, दूसरा होता है जब आपने नीड एंड वांट पता लगा लिया तो अब आप मार्केट ऑफरिंग दोगे। और मार्केट ऑफरिंग का मतलब सिंपल सा है, जो भी आप प्रोडक्ट और सर्विस दे रहे हो उसके फीचर्स के बारे में बताना, उसका साइज शेप कलर क्या है ये बताना। मान लीजिए एक टीवी दे रहे हो तो टीवी के अंदर क्या क्या अपग्रेडेशन है, टीवी में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, टीवी छोटी है बड़ी है, एलईडी एलसीडी है फोल्डेबल है, क्या है, वो सब होती है मार्केट ऑफरिंग। ठीक है। तीसरा होता है कस्टमर वैल्यू, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट ऑफरिंग तो कर दी आपने, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया, पर कौन सा टिकेगा मार्केट के अंदर जो कस्टमर को वैल्यू देगा, आपके प्रोडक्ट को क्यों परचेस किया जाए। एक कॉम्पिटिटर दूसरा भी वही प्रोडक्ट बना रहा है पर आपके प्रोडक्ट को क्यों परचेस किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है। और आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज बतानी पड़ेगी, यूटिलिटी बतानी पड़ेगी कि ये हमारे प्रोडक्ट में खासियत है जो और कहीं नहीं मिलती। ठीक है। जैसे कि एक आया था बीच में ऐड कि भैया आपके क्या पेप्सोडेंट में नमक है, आपके टूथपेस्ट में नमक है, आपके इसमें नीम है, आपकी ये है, आपके वो है, क्यों परचेज करें। सेंसोडाइन आया, सेंसोडाइन बोला भैया समथिंग न्यू, क्या कि आपके दांतों में होता है झंझनाहट, तो झंझनाहट खत्म करने के लिए सेंसोडाइन, अब कुछ भी खाइए पिए मजे करिए, कुछ नया। ठीक है। नेक्स्ट एक्सचेंज मैकेनिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सारी माथाफोड़ी करी क्यों रहे हैं, चाहे हम गुड्स की बात कर लें चाहे हम सर्विस की बात कर लें, क्यों कर रहे हैं ये, क्या करना है बेटा, हमें एक्सचेंज करना है, सेल करना है। अब सेल किस पे करोगे, या तो मनी या समथिंग वर्थ इक्वल्स टू मनी। तो बेसिकली एक्सचेंज मैकेनिज्म काम क्या करता है, ऐसे कंडीशंस क्या है, कंडीशन है कि भैया दो पार्टीज कम से कम होनी चाहिए, एक बायर होना चाहिए एक सेलर होना चाहिए। भाई जब तक सेलर नहीं है, बायर नहीं है और बायर नहीं है तो सेलर नहीं है, कोई मतलब भी सेंस नहीं निकलता। दो पार्टीज होनी चाहिए, दोनों पार्टी फ्री टू एंटर होनी चाहिए, अगर उनको खरीदना तो खरीदेंगे, बेचना है तो बेचेंगे। दोनों पार्टी अपने हिसाब से कोई भी कंपनसेशन या कोई भी कंपलसरी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए कि आप हमारी दुकान में आए तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, आगे बात समझ में। और ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे को कुछ सामान देंगे इन रिटर्न, तभी तो वो एक्सचेंज मैकेनिज्म काम करेगा। वो गुड्स दे रहा है तो ये क्या दे रहा है, उसके बदले पैसे दे रहा है। तो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं एक्सचेंज मैकेनिज्म को कंप्लीट करने के लिए। इज इट क्लियर। ठीक है, चलिए जी। तो मार्केटिंग की बड़ी सिंपल सी लॉजिक और मार्केटिंग बड़ा सिंपल समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम मार्केटिंग मैनेजमेंट को लेकर। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या कहता है भैया, मार्केटिंग मैनेजमेंट कहता है मैनेजमेंट मींस ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द मार्केटिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। नॉर्मली लोग कहते हैं मार्केटिंग या गुड्स जब बोलते हैं तो क्या प्रोडक्ट सिर्फ फिजिकली होता है, नहीं भैया, फिजिकली प्रोडक्ट भी नहीं होता, यहाँ पे सर्विसेज को भी इंक्लूड किया था। सर्विसेज की भी मार्केटिंग कर सकते हो आप, क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना भाई। हम बेस्ट रेस्टोरेंट है हमारा, यहाँ पे फूड डिलीवरी, हमारी यहाँ पे सर्विसेज बहुत अच्छी है, या हम आपके इवेंट बहुत शानदार ऑर्गेनाइज कराते हैं, ये भी मार्केटिंग का पार्ट है। सो मार्केटिंग का अगर हम बोलते हैं व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट की मीनिंग, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट दैट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द मार्केटिंग, या सिंपल शब्दों में इट इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, आगे समझ में। चलिए जी, नेक्स्ट बात करें फोकस एरिया ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चूजिंग द टारगेट मार्केट। अगर इसके डेफिनेशन को हम ब्रेक डाउन करते हैं, जो डेफिनेशन बोलता है उस डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करें तो चूजिंग द टारगेट मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया कि कौन से मार्केट को आप चूज करोगे। जैसे एग्जांपल अभी जस्ट पीछे मैंने आपको दिया है, बच्चों के लिए चूज करोगे, ठीक है, या बड़ों के लिए चूज करोगे, रिच, या आप इनकम वाइज चूज करोगे, टीन एज वाइज चूज करोगे, ओल्ड एज पीपल के लिए चूज करोगे। दिस इज टारगेट मार्केट। दूसरा उनका क्या बोलना, ग्रोइंग द कस्टमर इन टारगेट मार्केट। आपने एक बार टारगेट मार्केट चूज कर लिया कि भैया इस पर्टिकुलर मार्केट या इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे, तो उसमें अब क्या करना है, प्रोडक्ट बना दिया है, प्रोडक्ट आपने प्रिपेयर करा है, उस प्रोडक्ट में आपको क्या करना है, उस सेगमेंट के अंदर कस्टमर को ग्रो करते रहना है, कुछ नई नई ऑफरिंग्स देते रहना है, जिससे कॉम्पिटिटर्स से नहीं आपसे प्रोडक्ट वो परचेज करें। पहले मान लीजिए 100 कस्टमर, तो आप कितने होने चाहिए, 200 होने चाहिए, 500 होने चाहिए, 1000 होने चाहिए। पहले एक स्टेट में था, दूसरे स्टेट के अंदर होना चाहिए। तो टारगेट कस्टमर जो है या टारगेट सेक्टर, उसकी कस्टमर बेस को ग्रो करना। तीसरा क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू, समथिंग न्यू और समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी दैट अदर कॉम्पिटिटर्स आर नॉट प्रोवाइडिंग। ऐसी कोई चीज जैसे कि मान लीजिए कस्टमर ग्रीवेंसेस को सॉल्व करना, आफ्टर सेल सर्विसेज देना, ठीक है, कंप्लेंट्स को रजिस्टर्ड करना, कस्टमर सपोर्ट सर्विस देना। तो कस्टमर की वैल्यू, क्यों आपके प्रोडक्ट को परचेज करें, या आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या चीज़ है जो दूसरों के नहीं है। जब आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हो और एक नॉर्मल लोकल कपड़े पहनते हो, उसमें फ़र्क है ना। लोकल कपड़े जरूर सस्ते आते हैं पर ब्रांडेड में एक गारंटी ये होती है कि भैया ये कपड़ा खराब नहीं होगा।
सालों साल इसकी चमक वैसे ही रहेगी, आप इसको एक बार वॉश करो वैसे ही एकदम न्यू ब्रांड लगेगा। ठीक है, एक बार ज़्यादा पैसा खर्च करते हो 5-7 साल तक, बढ़िया 5 साल तो आराम से अगर उसको प्रॉपर्ली आप मेंटेन करते हो, स्टीम एंड आयरन उसको प्रॉपर वे में रखते हो तो उस कपड़े का कुछ नहीं बिगड़ता और वैसे ही वो अपनी शाइनिंग रखता है। तो समथिंग न्यू, आपके प्रोडक्ट क्यों परचेज किया? कस्टमर वैल्यू क्रिएट करना। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में? ठीक है। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 10 फंक्शन होते हैं, बेसिकली कई बार 12 फंक्शन है पर हमने इसको मर्ज कर दिया आपके लिए। ठीक है, पहला फंक्शन बोलता है बेटा गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जिस मार्केट में आप उतर रहे हो उससे पहले उस मार्केट की जानकारी तो ले लो। रिसर्च करने की बात यहाँ पे करते हैं हम, जो बोलते हैं ना R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो बेसिकली यहाँ पे बात है। जिस मार्केट में आप एंटर करना चाहते हो, जिस टारगेट सेगमेंट को एंटर करना चाहते हो, जिस पर्टिकुलर सेगमेंट को एंटर करना चाहते हो या टारगेट करना चाहते हो, उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेना। या नॉर्मल वे में भी आप मार्केट की जानकारी नहीं, कस्टमर आजकल क्या डिमांड कर रहा है, कस्टमर की नीड्स क्या है, कस्टमर किस टाइप के प्रोडक्ट पसंद नहीं कर रहे, हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या कमी लग रही है, किस चीज़ से वो ज़्यादा सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट रिसर्च किया गया, गैदरिंग। ठीक है, चाहे आप फर्स्ट टाइम एंटर कर रहे हो तो भी, और आप ऑलरेडी मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो भी आपको क्या करना चाहिए, R&D करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, मार्केट प्लानिंग करना। जो आपने R&D करी है पीछे, ठीक है, उससे आपको क्या पता लगा, उससे जो पता लगा अब उस पर क्या करना है, काम करना है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना, उसके लिए प्लानिंग करनी है। मान लीजिए आपने देखा कि यार मेरे मार्केट शेयर जो अभी एग्जैक्टली 10% है, ठीक है, और इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं, लोग खुश हैं मेरे प्रोडक्ट से, डिमांड भी कर रहे हैं, तो अब मुझे इसको कितना करना है, 30% शेयर करना है मार्केट के अंदर मेरे को, या 20% करना है, 10% और इंक्रीज करना है मेरे को मार्केट शेयर। ठीक है, तो अब क्या करो, उसकी प्लानिंग करोगे। क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट कुछ नया उतारें, प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करें, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन उतारें। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट तरीका क्या रखें, एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग रखें, रिबेट दें, डिस्काउंट दें, प्राइसिंग में कुछ चेंजेस करें, ये सब किसका पार्ट है, प्लानिंग का पार्ट है। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है भैया, एक इंसान जब अपने प्रोडक्ट को देखता है तो वो काफी, जो बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली चीज जो हम आम जिंदगी में यूज करते हैं, वैसे एक प्रोडक्ट के लिए भी होता है कि उसकी डिजाइनिंग कैसी है, उसका शेप क्या है, उसका कलर क्या है, उसका आउटलुक क्या है, तो इसके बारे में काफ़ी चर्चा की जाती है। और फिर प्रोडक्ट को डिज़ाइन और डेवलप किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हो तो आप ये भी ध्यान रखते हो कि भैया कोई बंदा इसको अगर कैरी कर रहा है, ईजी टू कैरी होना चाहिए। ऐसा नहीं बहुत भारी भरकम हो गया, उठाने का सामान नहीं मिल रहा, बड़ा ही यार बहुत माथाफोड़ी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए टीवी, आपने पहले के ज़माने देखते ना, बड़े बड़े टीवी आया करते, उनके लिए अलग से स्पेस चाहिए। बाद में क्या हुआ, छोटी टीवी, हैंगिंग टीवी आ गया, दीवार पर टांग दो, बात खत्म, को अलग से स्पेस नहीं चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड वांट आपने प्लान किया और उसके बाद उसका प्रोडक्ट को डिजाइन किया। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, ये भी अपने आप में एक बात अच्छी कहता है। स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग क्या कहता है, ये बोलता है कि भैया कि प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, क्वालिटी बेसिस पे आपको स्टैंडर्डाइज कर देना चाहिए। तो नॉर्मली हम स्टैंडर्डाइजेशन कब कहते हैं, तो क्वालिटी बेसिस पे कहते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी का स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने प्रॉपर क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन किया तो ऑब्वियसली कस्टमर का कहीं ना कहीं लॉयल बेस तैयार होता है। वो ये जानता है कि यार इस कंपनी का अगर मैंने प्रोडक्ट परचेज किया तो इसका स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी बहुत अच्छा है, इसके गुड्स बहुत अच्छे हैं, खराब नहीं होते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज इन द सेक्टर ऑफ क्वालिटी। ठीक है, ग्रेडिंग, जहां पे बेसिकली ग्रेडिंग का मतलब क्या, ग्रेडिंग का मतलब है कि अपने प्रोडक्ट को किसी ना किसी बेस पे डिफरेंशिएट करना। और ये ज्यादा ग्रेडिंग कहाँ इस्तेमाल होता है, जहां पे कोई स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट नहीं हो पाता या जहां पे स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक प्रॉपर्ली यूज नहीं होती, वहां पे ग्रेडिंग ज्यादा यूज होती है। और आज की तारीख में अगर बात करें ग्रेडिंग सबसे ज्यादा कहाँ यूज होती है, तो वो होती है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। ठीक है, चाहे वो राइस की बात कर ले, वीट की बात कर ले, बाजरा की बात कर ले, तो यहाँ पे ग्रेडिंग ज्यादा होती है क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, ये अच्छी क्वालिटी का, इससे लो क्वालिटी का, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो ग्रेडिंग। तो जहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी को अच्छी तरह यूज नहीं किया जाता, वहां पे सबसे ज्यादा क्या यूज किया जाता है, ग्रेडिंग को यूज किया जाता है। क्लियर है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ब्रांडिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्रांडिंग का मतलब है नेम, किस नाम से आपका प्रोडक्ट बिकेगा। ठीक है, अब जैसे कई कंपनी अपने नाम से ही प्रोडक्ट को सेल करती है, वो ब्रांड बन गया उनका नाम, जैसे कि LG हो गया, सोनी हो गया, ठीक है, वीवो हो गया, तो ये अपने नाम से ही प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेल करते हैं। कुछ कंपनीज होते हैं कि प्रोडक्ट के नाम को ही ब्रांड बना देते हैं। ध्यान सुनो मैं क्या कह रहा हूं, कुछ कंपनी होती है जो अपने नाम से प्रोडक्ट को सेल करती है, मतलब उनका नाम जो है वो ही ब्रांड बन जाता है।
और कुछ कंपनी होती है उनका नाम तो है पर साथ ही साथ वो क्या कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट का भी ब्रांड बनाते हैं। जैसे कि अगर हम सर्फ एक्सेल की बात कर लें, टाइड की बात कर लें, निरमा की बात कर लें, ठीक है, तो इन्होंने प्रोडक्ट के नेम को ब्रांड बनाया है, ना कि अपने कंपनी के नेम पे उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो ब्रांडिंग दोनों तरह से हो सकती है और ब्रांडिंग बेसिकली क्या क्रिएट करता है, एक लॉयल्टी क्रिएट करता है आपके कस्टमर के दिमाग में। साथ ही साथ वो दूर से प्रोडक्ट को पहचान सकता है कि यार ये इस कंपनी का है तो मतलब ये अच्छा ही होगा। सो ब्रांडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके प्रोडक्ट से रिलेट होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल तो एलजी का पूरा नाम क्या है, लाइफ्स गुड। मतलब इस प्रोडक्ट में आप जब भी परचेस करो तो आपकी लाइफ गुड हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, कंफर्टेबल हो जाएगी, इजी टू गो हो जाएगा। तो चाहे आप इसकी रेफ्रिजरेटर परचेज कर रहे हो, इसके आप एसी परचेज कर रहे हो, इसके टीवी परचेज कर रहे हो, तो उसका मतलब यही होता है लाइफ्स गुड। ठीक है, चलिए जी। अब जैसे गोदरेज है कंपनी, वो अपने नाम से ही प्रोडक्ट को सेल करती है, ठीक है ना। चलिए, अधिकतर बाकी गोदरेज और भी सेक्शन में जहां पे उन्होंने अपने प्रोडक्ट के नाम से क्या करी, मार्केटिंग करी है। कस्टमर सपोर्ट सर्विस अगर आपको देखना है ऐसे तो मैगी किसका ब्रांड है, नेस्ले का। पर यहां पे जो ब्रांड बना वो किसका नाम, मैगी का ही बना है, नेस्ले का मैगी का नहीं बना। तो ये भी एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट सर्विस ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगेन बेटा कैसे करता है कि भैया आप देखिए, गुड्स आपने दे तो दिए, गुड्स आपने ऑफर तो कर दिए, गुड्स आपके पहुंच गए मार्केट के अंदर, पर उसके बाद क्या, कस्टमर उस कंपनी के गुड्स को ज्यादा प्रेफर करेगा जिसकी कस्टमर सपोर्ट सर्विस अच्छी होगी, जिसके ग्रीवेंसेस सॉल्व करने के तरीके अच्छे होंगे, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होगी। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट बेचा, हमें क्या लेना था ना, बाहर में जा, खराब निकले, तेरे माथे देख ले, वो नहीं। इफ अगर उसको लेने के बाद कोई कंप्लेन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको सॉल्व करना, उसको रिजॉल्व करना, आफ्टर सेल सर्विस देना, जो नॉर्मली आजकल हर कंपनी देती है। जैसे कि मान लीजिए आपने वॉशिंग मशीन करा तो आपको पहले 2 साल की सर्विस फ्री मिलेगी। जैसे आप बाइक खरीदते हो तो आपको पहले 2 साल की सर्विस अलग से फ्री मिलेगी, या पहले 5 सर्विसेज फ्री मिलेगी। वैसे ही कस्टमर सपोर्ट सर्विस या आफ्टर सेल सर्विस या ग्रीवेंसेस सॉल्विंग की बात यहाँ पे की जाती है। प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, क्योंकि इंडियन अगर मार्केट की बात करते हैं या किसी भी पर्सन की अगर बात करते हैं, एक अर्निंग पर्सन जो होता है उसके लिए प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट बड़ा ही एक ना टिपिकल टास्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट वालों के लिए बड़ी टिपिकल टास्क है, क्योंकि लोग जो है प्राइस सेंसिटिव होते हैं। थोड़ी सी प्राइस ऊपर नीचे हुई वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ मूव कर जाएंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट की तरफ मूव कर जाएंगे अगर उन्होंने प्राइस चेंज नहीं की और वही प्राइस पे आपसे कम दाम में अगर सेल कर रहे हैं। तो जहां पे बात क्वालिटी की कॉम्प्रोमाइज की नहीं आ रही, वो भी सेम क्वालिटी दे रहे हो, आप भी सेम क्वालिटी और पर आपने प्राइस ज्यादा रख दी, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर क्या करेगा, वहां पे स्विच कर जाएगा। तो प्राइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, क्योंकि प्राइसिंग से रिलेटेड क्या बात करते हैं कि यहाँ पे जो लोग होते हैं बड़े ही सेंसिटिव होते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं यार आप ज्यादा प्राइस ले रहे हो, तो वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बनाया तो एक ही जगह है ना, अब इसको बेचना भी तो है दूसरी जगह सेंड भी करना है। तो ऑब्वियसली एक जगह जब बनता है तो ऑब्वियसली पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए जयपुर में प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये और आपके कंज्यूमर जयपुर में थोड़ी ऑल ओवर द इंडिया है या ऑल ओवर द वर्ल्ड है मान लीजिए, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, जो हम ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ेंगे, पर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का आप यूज करोगे, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, मैन्युफैक्चर टू डायरेक्ट कस्टमर करोगे, या मैन्युफैक्चर के साथ आप होलसेलर को यूज करोगे, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर को यूज करोगे। सो दीज आर द सिनेरियोस। तो फिजिकली आप गुड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज करोगे, ठीक है, यहाँ पे आपकी वेयर हाउस स्टोरेज कहाँ पर होगा, गोडाउन्स कहाँ पर होंगे जहाँ पे गुड्स आके रहेंगे और फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। दीज आर द पार्ट कवर्स इन द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप यूज करोगे अपने गुड्स को सेंड करने के लिए, ठीक है। अगर विद इन इंडिया की बात करें तो बहुत सारे लोकल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, चाहे हम ट्रक की बात कर ले, बाय रोड बात कर ले, बाय एयरवेज बात कर ले, बाय रेलवेज बात कर ले, बाय शी बात कर ले, ओशन बात कर ले। सो बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। आपकी कंपनी के लिए आपका नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, आपकी क्वालिटी ऑफ गुड्स कैसा है, जल्दी से पैरिश नहीं होना चाहिए, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि गुड्स को कहाँ पे स्टोर करोगे, गुड्स को कहाँ पे रखोगे, क्योंकि बहुत सारे रिस्क आपके लिए होते हैं। तो यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर को बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि फिनिश गुड तो बन के तैयार हो गए, अब इमीडिएटली तो कंज्यूम होने से रहे, है ना, जैसे बनाए और बाहर ही खड़े, वो तो है नहीं कोई हलवाई की दुकान, बहुत फेमस हलवाई की दुकान है, कचौरियाँ बनी और बिक गई, वो वाला सीन तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोर ऑफ प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होता है, तो ऑब्वियसली इमीडिएटली सेल आउट नहीं होता।
वहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा, देन गुड्स आएगा रिटेलर तक, उसके बाद कस्टमर तक सेल होता है, ठीक है। दिस आर सिनेरियोस। तो यहाँ पे कंपनी को अपनी स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग का भी काफ़ी ध्यान रखना जरूरी है। ऐसे ही इनको स्टोरेज और वेयर हाउसिंग का सिस्टम बैठाना पड़ता है कि जहाँ पे चोरी नहीं हो जाए, गुड्स स्पॉइल नहीं हो जाए, खराब नहीं हो जाए, आग नहीं लग जाए, और ईजी कन्वेंस ईजी हो, ठीक है, जहाँ से ट्रांसपोर्ट बहुत ईजी हो। ऐसा नहीं कि आपने गांव कोने के अंदर जाके खोल दिया और वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बड़ी महंगी पड़ रही है आपको, वो भी नहीं करना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है किसके अंदर बेटा, हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में? चलें आगे, चलिए जी। नेक्स्ट अगला टॉपिक की बात करेंगे तो हमारी आती है मार्केटिंग फिलोसफी को लेके। मार्केटिंग फिलोसफी हमसे क्या कहता है, तो बेसिकली चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग फिलोसफी को। 5 फिलोसफी होती है, एक प्रोडक्ट होती है, एक प्रोडक्शन होती है, एक सोसाइटल होती है, मार्केटिंग होती है, अलग अलग। चलिए पढ़ते हैं। पहला होता है प्रोडक्शन कंसेप्ट। वर्ड ही क्या कह रहा है, प्रोडक्शन। तो यहां पे मतलब सिर्फ प्रोडक्शन से है, यहां पे मतलब प्रोडक्शन करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, मतलब इनएक्सपेंसिव। और इनएक्सपेंसिव कैसे बनेगा बेटा, इनएक्सपेंसिव बनेगा जब आप लार्ज प्रोडक्शन करोगे। लार्ज प्रोडक्शन करोगे तो ऑब्वियसली आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, पर यूनिट जो खर्चा है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इनएक्सपेंसिव, मतलब जो इस फिलोसफी को, इस कंसेप्ट को यूज करता है, उसका मानना यह था कि हमें गुड्स को इनएक्सपेंसिव कर देना, सस्ता कर देना चाहिए, कम दाम में बेचना चाहिए, लोग परचेज कर लेंगे क्योंकि लोगों को सस्ती चीजें पसंद ज्यादा आती है। ये थॉट प्रोसेस था एक टाइम पे, पर ये गलत था, क्योंकि हर एक्सपेंस, ऐसा नहीं है कि हर जो कस्टमर है वो सस्ती चीज़ ही पसंद करेगा। उसको पता है कई सस्ती चीज़ों में बहुत सारी घटिया क्वालिटीज़ भी मिलती है। तो ये प्रोडक्शन कंसेप्ट काम नहीं करा। दूसरा होता है प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहना चाहता भैया, प्रोडक्ट कंसेप्ट नाम पे अगेन जाएंगे तो यहां पे बोलते हैं कि हाई क्वालिटी। वो बोलता था इनएक्सपेंसिव कर दो, ये बोलता है हाई क्वालिटी। अच्छी चीजें बनाओ, अच्छी चीजें बनाओगे तो लोग परचेज करेंगे। मान लिया सही बात है, अच्छी क्वालिटी बनानी चाहिए, पर अगेन द थिंग इज हर प्रोडक्ट को आप हाई क्वालिटी बना के कोई सेंस नहीं है। उसकी मार्केट अगर ऑफरिंग ही नहीं है तो क्या ही कर लोगे। जैसे कि एग्जांपल है, हेयर डाई की बात कर ली, बाल काले करने, आपके सफेद हो गए, जैसे मेरे सफेद है, बोले काले कर लो, मुझे करने ही नहीं है यार, तो तू अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाई क्या ही कर लेगा, मुझे यूज ही नहीं करना। अगर कस्टमर्स की नीड नहीं है, कस्टमर को उसकी वांट नहीं है, तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने का कोई सेंस नहीं है। ये प्रोडक्ट कंसेप्ट की बात थी। सेलिंग कंसेप्ट की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे बोलता भैया बेचो। बेचो मतलब बेचो, तो यहां पे बात करता है कि एग्रेसिव मार्केटिंग टेक्निक या एडवर्टाइजिंग टेक्निक का यूज किया जाता है यहां पे। ठीक है, कि आपने कोई भी प्रोडक्ट बना दिया, डजंट मैटर। ठीक है, मींस यहां पे क्या है कि कस्टमर की नीड्स क्या है, कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर की वांट्स क्या है, डजंट मैटर। बेसिकली यहां पे प्रोडक्ट जो बना दिया है प्रोड्यूसर ने या मैन्युफैक्चरर ने, उसको बेचना है। बात यहां पर ये है। यहां पे ना तो हमने क्वालिटी वाइज बात करने, ना एक्सपेंसिव वाइज बात कर रहे हैं, यहां बात कर रहे हैं प्रोडक्ट बिकना चाहिए। तो पहले प्रोडक्ट बन चुका, अब प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, अब उसको बेचना है। कैसे बेचना है, आपको जबरदस्ती फोर्सफुली है ना, एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग करना है, जरूरत महसूस करवा देना है लोगों को, जा जाके बेचना है। दैट इज सेलिंग कंसेप्ट। फिर आता है हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट, जो आज की तारीख में कहीं ना कहीं फिट होता है। ये बोलता है भैया ऐसे नहीं, यहां पे सीधा सा है, कस्टमर इज ए किंग। किंग पिन, कस्टमर की नीड्स, उसके वांट्स को सेटिस्फाई करना ही हमारा काम है। दैट इज नोन एज मार्केटिंग कंसेप्ट। कस्टमर की नीड्स क्या, कस्टमर की वांट्स क्या, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर को क्या पसंद है, कस्टमर की क्या जरूरत है, कस्टमर किस क्वालिटी का चाहता है, कस्टमर कितना प्राइस पे करने के लिए तैयार, ये सब जानने के बाद उस प्रोडक्ट को बनाना, ये ही होता है मार्केटिंग कंसेप्ट, जो आज की तारीख में एकदम फिट बैठता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो अब एट प्रेजेंट ये काम करने लग गया है, विच इज नोन एज सोसाइटल कंसेप्ट। सोसाइटल कंसेप्ट बोलता है कि मान लिया, सही बात है, हम गलत नहीं बोल रहे आपके लिए, कि भैया ऑब्वियसली कस्टमर किंग है, कस्टमर को जो जरूरत है वो प्रोवाइड करो। अब मान लो कस्टमर बोले भैया मुझे ड्रग्स चाहिए, तो आप क्या ड्रग्स बना दोगे, क्या बना दोगे ड्रग्स, उसको ड्रग्स बना के बेचना चालू कर दोगे? क्यों? क्योंकि कस्टमर किंग है, कस्टमर ने बोला भैया ड्रग्स चाहिए, तो आप ड्रग बना के दे दो उसको। कोकीन चाहिए मेरे को, तो गांजा चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। अब कहीं सोचना सर आपको सब पता है, अरे भाई हम आप जिस सभी जनरेशन के साथ घुल मिल के रहते हैं तो सब पता रहता है, हमें इस्तेमाल नहीं करते हम। ठीक है, सोसाइटल कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली बोलता है कि ठीक है, आपकी मार्केटिंग कंसेप्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं है,
पर एक काम कीजिए, मार्केटिंग कंसेप्ट के साथ आप एथिक्स को भी जोड़ दीजिए। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे वो लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए कि भैया इन्वायरमेंट को हार्म करने वाली चीज़ें अगर आप बना रहे हो, जिससे सेहत खराब हो, जिससे यंग जनरेशन खराब हो जाए, वो चीज़ें खुद मान लिया आप ये कहना चाहते हो कि कस्टमर की हमें चिंता है, कस्टमर जो चाहेगा हम वो देंगे, मान लिया, पर कस्टमर को कुछ भी मांगोगे तो थोड़ी दे दोगे। ठीक, कस्टमर ले इसकी वो आदमी को मार के लिया जाए, मेरे को वो दे, तो क्या तुम मारने चले जाओगे आदमियों को? वो काम नहीं करना। मीन्स मार्केटिंग कंसेप्ट आपका सही है, कस्टमर इज किंग, तो वो तो जोड़े जोड़ो, प्लस साथ में दिमाग, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, एथिक्स का इस्तेमाल कीजिए कि जो चीज़ सोसाइटी के लिए गलत है वो काम नहीं करना। तो ये हो गए आपके 5 मार्केटिंग फिलोसफी। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और जो कि है हमारा मार्केटिंग मिक्स, और ये सबसे बड़ा टॉपिक है। अब मार्केटिंग मिक्स का मतलब जो भी टूल्स हैं, जो भी वेराइटीज़ हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, या बहुत सारे रिसोर्सेज, जो मेथड्स आप यूज़ करते हो अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए, कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, बेसिकली मार्केटिंग मिक्स की बात करेंगे। इसमें 4 पीस को हम इन्वॉल्व करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो 4 पीस कौन से पढ़ेंगे अभी सारी चीज़ों को। उससे पहले जैसे कि हम बात करते हैं भाई मार्केट क्या 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 मतलब मार्केट क्या क्या चीज़ों का कर सकते हैं, या व्हाट कैन बी मार्केटेड। बेसिकली हम सिंपल शब्दों में बोले तो क्या क्या चीज़ें मार्केट की जा सकती है। ठीक है, तो बेसिकली देखिए मार्केट कुछ भी किया सकता है जो कि एक कंज्यूमर की नीड और वांट्स को सेटिस्फाई कर दे, उन सब चीज़ों को आप मार्केट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं मार्केटिंग क्या क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली अगर मैं मैन्युफैक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, या फिर मैं बात करूं भैया चलिए मार्केटिंग को, या हम बात करें मार्केटिंग मैनेजमेंट टीम को लेकर बात करें, तो एक मैन्युफैक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली हम बोल सकते हैं कि भैया वो जो होता है बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, बहुत सारे वेरियस पार्ट्स को कॉम्बिनेशन जो करते हैं उसको एक प्रोडक्ट बोलते हैं। वो मैन्युफैक्चर के लिए होता है कि बहुत सारे पार्ट्स को जोड़ो एंड असेंबल करो, एक प्रोडक्ट बना के तैयार कर दो। पर जब मार्केटिंग टीम की बात करते हैं या मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो ये एक बंडल ऑफ यूटिलिटीज़ है, बहुत सारी सेक्टर या बहुत सारे फैक्टर्स है जिनको फुलफिल करना होता है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं साइकोलॉजिकल, बात कर सकते हैं फंक्शनल, बात कर सकते हैं सोशलिटी, बात कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हम बोले कि मान लीजिए एक जूता है, ठीक है, जो भी आप स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह पहनते हो तो अगर हम 3 फैक्टर्स को यहाँ पे बात करते हैं मार्केटिंग के लिए कि भाई फंक्शनल भी आपको देखना पड़ता है, साइकोलॉजिकल भी देखना पड़ता है। तो फंक्शनल क्या है? फंक्शनल बेसिकली कि भैया उस जूते को पहन के आराम मिल रहा है नहीं मिल रहा, आप इजीली। फंक्शनल क्या है भैया, आप जूते पहनोगे तो आप कहीं अगर भाग रहे हो, गिर गए तो आपके पाँव में चोट नहीं लगी, भाटे से भिड़ गए तो चोट नहीं लगी, फंक्शनल है। मतलब अच्छा ठीक है, आपके फूट को प्रोटेक्ट करेगा। फर्स्ट पॉइंट फंक्शनल, क्यों पहनना, बेसिकली ये बात हो गई। दूसरा, अगर मैं साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूँ तो एक बंदा जब उस जूते को पहन रहा है तो क्या कंफर्ट फील कर रहा है नहीं कर रहा, या उसको पहनने के बाद उसको एक बोलते हैं ना यार ये पहनने जूता पहनता हूँ या फिर मैं इस तरह के कपड़े पहनता हूँ तो मेरे कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये हो गया उसका साइकोलॉजिकल, मतलब इंपैक्ट होना चाहिए, स्मार्ट लग रहा नहीं लग रहा। और अगर मैं बात करूँ सोशल, तो सोशल वो ब्रांड जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं, अच्छा यार तूने इस कंपनी के खरीदे, भाई गजब के जूते हैं यार, इस कंपनी के जूते बहुत शानदार रहते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है। तो मार्केटिंग मिक्स जब करते हैं तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। चलिए जी बात करेंगे मार्केट मिक्स क्या होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स दैट कंपनी यूजेस टू प्रमोट इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज इन द मार्केट। भाई बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं फैक्टर्स जिनका ध्यान रखती है, और उन कॉम्बिनेशन चाहे एडवर्टाइजिंग को ले ले, चाहे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को ले ले हम यहाँ पे, ठीक है, प्राइसिंग को ले ले, प्रोडक्ट किस तरह का होना चाहिए, क्या डिजाइन होनी चाहिए, ब्रांडिंग क्या होनी चाहिए, पैकिंग कैसे होनी चाहिए, लेबलिंग कैसे होनी चाहिए। तो इन सब जो फैक्टर्स हैं, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है जिसको इस्तेमाल करती है कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए और उनको सेल करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं मार्केटिंग मिक्स के जो हम 4 पीस बोलते हैं। पहला होता है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बात होती है। प्रोडक्ट के बारे में बात क्या होगी कि प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट का शेप क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का कलर क्या होना चाहिए, दीज आर द थिंग्स। ठीक है, इसमें हम फर्दर बात करेंगे तो ब्रांडिंग की बात कर लेंगे, थोड़ी प्राइस मिक्स को लेकर अलग से बात करेंगे। तो प्रोडक्ट मिक्स हो गया। दूसरा होता है बेटा प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने बताया कि कस्टमर बड़े सेंसिटिव, और इंडिया की हम पर्टिकुलर बात करते हैं तो बड़े ही सेंसिटिव मुद्दे होता है प्राइस लेकर। ठीक है, यहाँ पे अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं और प्राइस ज़्यादा ले रहे हो तो वैसे मार्केट से बाहर हो। मान लीजिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एक ही तरह के प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनीज बना रही है, तो उसमें भी प्राइस का बड़ा वेरिएशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पढ़ेंगे इसको भी। तीसरा जो पी होता है वो होता है प्लेस मिक्स। ठीक है, क्योंकि गुड्स भैया आपने बना तो दिए, एक जगह प्रोडक्शन होता है भाई, ऑब्वियसली बात है दूसरी का प्रोडक्शन हो रहा है।
तो अगर राइट टाइम पे वो गुड्स अगर कस्टमर को अवेलेबल नहीं हुए सही जगह सही टाइम पे, तो फिर वो प्रोडक्ट बनाने का मतलब नहीं है। आपने एडवर्टाइजमेंट कर दिया भैया ये रिबॉक के शूज़ है, नाइकी के शूज़ है, बहुत तगड़े हैं, आप इसको भाग सकते हैं, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन यूज़ कर सकते हैं, एज ए कैजुअल आप यूज़ कर सकते हैं, लुक वाइज बहुत शानदार, लोग पागल हो गए भैया क्या जगह बनाई है, क्या जूते बनाए हैं, ठीक है। पर एक्चुअली जब आपने देखा, जो आप स्टोर पे गए तो वो चीज़ वहाँ अवेलेबल ही नहीं थी, तो फिर आप परचेज करो नहीं यार, कौन वेट करेगा, दूसरे स्टोर से आप दूसरे शूज़ या दूसरी कंपनी के परचेज कर लोगे। देन आता है प्रमोशन मिक्स, क्या क्या मेथड यूज करोगे अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए, चाहे एडवर्टाइजमेंट करो, रिबेट करो, डिस्काउंट करो, इनको भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये 4 P's होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे मार्केटिंग मिक्स में। पहले स्टार्ट करेंगे हम प्रोडक्ट मिक्स को लेकर, क्योंकि देख रहे हो बाकी तो हो गए ब्लैक एंड व्हाइट टाइप में, और ये कलरफुल मतलब हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए, जो प्रोडक्ट मिक्स है क्या, प्रोडक्ट मिक्स में हम क्या क्या बात करेंगे, जैसे हमने प्रोडक्ट को लेकर बात की अभी कि भैया प्रोडक्ट मिक्स में क्या क्या बातें होती है कि भैया किस टाइप का प्रोडक्ट होगा, क्वालिटी क्या होगा, स्टैंडर्ड क्या होगा, वेट क्या होगा, साइज क्या होगा, प्रोडक्ट की डिज़ाइन क्या होगी, ये सब प्रोडक्ट मिक्स का। इसमें अगर हम फर्दर बात करते हैं तो पहले आती है ब्रांडिंग। और ब्रांडिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को किसी नाम से बेचती है। एक तो होता है नॉर्मली जेनेरिक नेम, ठीक है भाई, पानी की बोतल, साबुन नहाने का, कपड़े धोने का, ठीक है, जूते, ये जेनेरिक नेम है। पर अब इनका अगर नाम बना दिया, जैसे साबुन हम बोलते हैं वॉशिंग मशीन के लिए डिटर्जेंट बोल लीजिए, डिटर्जेंट को हम बोलते हैं नॉर्मली जेनेरिक नेम है, पर डिटर्जेंट में हमने बोला कि भैया टाइड का देना, ठीक है, या हम बोलते हैं कि निरमा देना, या हम बोलते हैं कि सर्फ एक्सेल देना। अगर हम साबुन की बात करते हैं नहाने के साबुन में, तो उसमें ये जेनेरिक नेम नहाने का साबुन। पर इसमें बात कराएंगे फर्दर, डिटोल हो गया, लक्स हो गया, पियर्स हो गया, डव हो गया, ये होता है ब्रांड, जिससे इजीली क्या करता है आदमी पहचान लेता है। जब हम जूते बोल रहे हैं, जूते में ब्रांड क्या हो गया, एडिडास हो गया, नाइकी हो गया, रिबूक हो गया, रिबॉक बोलते हैं, रिबूक, रिबॉक, जो भी बोलना चाहते बोल सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा आता है इसमें पैकेजिंग। पैकेजिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट इंटरेक्शन जो कंज्यूमर का होता है वो प्रोडक्ट की पैकेजिंग से होता है। पैकेजिंग को देख के ही आदमी गेस कर सकता है कि भैया इसकी क्वालिटी कैसी है। तीसरा होता है लेबलिंग। लेबलिंग भी दो तरह के होते हैं, एक सिंपल टैग लेबलिंग होती है जिसके अंदर उसकी प्राइसिंग लिखी होती है, एक बारकोड होता है। एक लेबलिंग होती है डिटेल्ड लेबलिंग, जिसके अंदर सारी डिटेल की इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसको यूज़ कैसे करना है, इसको सेव कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें। तो लेबलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, क्योंकि ब्रांडिंग जो होती है, नाम होता है कंपनी का, प्रोडक्ट का नाम होता है, सब किस पे होता है, लेबलिंग पे तो होता है। उस प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है वो भी किस में होता है, लेबलिंग के अंदर ही होता है। तो लेबलिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार स्टैच्यूरी वार्निंग्स होते हैं, वो भी किस में आता है, लेबलिंग में। जैसे हम स्मोकिंग के लिए बोलते हैं ना, इंजीरियस टू हेल्थ, या टबैको के लिए बोलते हैं च्यूइंग टबैको इज इंजीरियस टू हेल्थ, तो ये सब चीज़ें किस में आती है, लेबलिंग के अंदर आती है। चलिए अभी दो शांत करते हैं, तीसरे को पकड़ते हैं, ब्रांडिंग को लेके। ब्रांडिंग की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले मीनिंग मैंने बता दिया आपको, मीनिंग आपको। सेकंड अगर हम बात करते हैं ब्रांड होता है क्या है, ब्रांड वो नाम है जिससे आपके प्रोडक्ट जाना जाता है, आपकी कंपनी जानी जाती है। अब मैंने ब्रांड को लेकर आपको ये चीज़ पहले भी क्लियर कर दी, क्या करी थी, कई बार तो कंपनी सिर्फ अपने नाम से ही ब्रांड बनाती है और उसके अंदर प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। जैसे एलजी, लाइफ्स गुड, वो नाम हो गया। अब उसके एलजी के क्या आ रहे हैं, वॉशिंग मशीन भी आ रही है, एलजी के फ्रिज भी आ रहे हैं, एलजी के टीवी भी आ रहे हैं, एलजी के मोबाइल भी आ रहे हैं, एलजी का ये, एलजी का वो। तो उसने अपनी कंपनी के नेम से सभी प्रोडक्ट को बेचा है, वो ब्रांडिंग कंपनी का नाम हो। दूसरा क्या होता है कि आप प्रोडक्ट के नेम की ब्रांडिंग करते हो। तो ब्रांड नेम मतलब जिसके नाम से कंपनी जानी जा रही है, प्रोडक्ट जाना जा रहा है, ठीक है। तो ब्रांड मार्क क्या हो गया, एक ब्रांड मार्क होता है, एक हमारा ब्रांड नेम होता है और एक ट्रेडमार्क होता है। तो ब्रांड नेम क्या है, वो ब्रांड का वो पार्ट जिसको आप स्पेल कर सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है, जिसको देख के बता सकते हो कि भैया ये क्या बोलना चाहता है प्रोडक्ट हमें। सॉरी, ब्रांड नेम मतलब जिस प्रोडक्ट के नाम को या ब्रांड कंपनी के नाम को आप स्पेल कर सकते हो। जैसे सोनी हो गया, सोनी एरिक्सन हो गया, एलजी हो गया, नाइकी हो गया, आप बोल सकते हो, ठीक है। ब्रांड मार्क क्या होता है, ब्रांड मार्क जिसको आप स्पेल नहीं कर सकते, जिसको सिर्फ आप पहचान सकते हो कि भैया ये टिक है, मतलब नाइकी का शूज है, नाइकी का शूज मतलब उसको आपने टिक से पहचान लिया, उसके ब्रांड मार्क से। अब ओडी है, ओडी जो है उसको बोल सकते हैं, पर ओडी की जो चार छल्ले हैं उनको कैसे बोलोगे, नहीं बोल सकते ना आप, ठीक है। BMW का साइन हो गया, मर्सिडीज का जो सिंबल हो गया, जिसको आप स्पेल नहीं कर सकते, बस उनको देख के आप पहचान सकते हो कि भैया अच्छा ये इस कंपनी का है, दैट इज नोन एज ब्रांड मार्क। ब्रांड का वो हिस्सा जिसे स्पेल कर सकते हैं, ब्रांड नेम। ट्रेडमार्क का मतलब ट्रेड, जो जब आपने ब्रांड को क्या कर लिया हो, रजिस्टर्ड कर लिया हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं भैया ट्रेडमार्क। कोई और कंपनी या कोई और कंपनी उस प्रोडक्ट को बना नहीं सकती या उस नाम को यूज नहीं कर सकती, उसे हम बोलते हैं ट्रेडमार्क। इज इट क्लियर, आगे बात समझ में। चलिए जी, अब ब्रांडिंग की बात कर लेते हैं। तो अब बात होती है हमारी क्या क्या हेल्प करता है ब्रांडिंग, एडवांटेज क्या है बेटा। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है,
कि दूर से आप पहचान सकते हो, अच्छा इस कंपनी का, अरे यार ये लोगो देख के समझ में आ गया कौन सी कंपनी का ये प्रोडक्ट है। तो पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा होता है क्वालिटी इंश्योर हो जाती है, क्योंकि आप किसी कंपनी के ब्रांड से, अच्छा आप एप्पल का बात कर ले, आईफोन की बात कर ले, तो आईफोन का आपको पता है कि यार ये खराब नहीं होगा, सिक्योर रहेगा, प्राइवेट रहेगा, प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, ठीक है, आपका डाटा लीक नहीं होगा। तो ऑब्वियसली आप क्वालिटी इंश्योर हो जाते हो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के गुड्स को लेकर, ठीक है। तीसरा अगर बात करते हैं सिंबल स्टेटस, जैसे कि बताया मैंने, आपके एडिडास के शूज़ पहन रखे हैं तो भी एक स्टेटस हो जाता है, ठीक है। आपने नाइकी के शूज़ पहन रखे हैं, आईफोन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, मैक यूज़ कर रहे हो एप्पल का, तो ये क्या है, ऑटोमेटिकली स्टेटस सिंबल होता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो ये स्टेटस सिंबल के रूप में काम करता है, क्वालिटी इंश्योर करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली हम 3 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो एडवांटेज के रूप में काम करता है। तो चलिए बात करते हैं पैकेजिंग को लेके। पैकेजिंग बात क्या करना चाहता है हमसे भैया, चलिए बताइए। पैकेजिंग बेसिकली क्या बोलता है भैया, आपकी गुड्स को सबसे पहला इंटरेक्शन किससे होता है, पैकेजिंग से, किस तरह से वो दिख रहा है, उसकी पैकेजिंग से हम काफ़ी हद तक अंदाज़ा ला सकते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी होगी। तो पैकेजिंग एक्टिविटी रिलेटेड डिजाइनिंग द रैपर, कंटेनर और बैग फॉर द प्रोटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। फर्स्ट जो इंटरेक्शन बोलते हैं हम प्रोडक्ट को लेकर, कि यार ऐसा होता है ना कि अपन पैकेजिंग देख के ही कई बार, जैसे कि डेयरी मिल्क की पैकेजिंग इस तरह से, कलर है वो एक तरह से, ब्रांड भी मान सकते हैं, ब्रांडिंग भी आजकल अलग अलग तरह की हो गई। आप उसका कलर को भी आप क्या करते हो, ट्रेडमार्क करा सकते हो कि इस तरह का कलर और कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकती। तो डेयरी मिल्क को आप देख से दूर से ही उसका पर्पल शाइनिंग जो होता है उसको देख के आप पहचान लेते हो, ठीक है। उसका जो लिखावट है, डेयरी मिल्क जो लिखा हुआ है वो भी अलग तरीके से लिखा है, और उस तरह से कोई कॉपी नहीं कर सकता, उसको भी आप क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, जो हम IPR में पढ़ते हैं। तो एक्टिविटी रिलेटेड डिजाइनिंग रैपर, क्या चीज़ का, रैपर की बात कर लो, चाहे उसी कंटेनर की बात कर लो, या बैग जिसके अंदर वो प्रोडक्ट होता है, उसको बोलते हैं हम बेटा पैकेजिंग। 3 लेवल की पैकिंग होती है। प्राइमरी पैकिंग, जैसे मैंने एग्जांपल है दंत कांति, बेसिकली बहुत इजी समझना कि सबसे पहला जो प्रोडक्ट जिस चीज़ के अंदर रखा जाता है, ठीक है, वो ऑब्वियसली बात है टूथपेस्ट है। टूथपेस्ट को आप देखते हो सुबह यूज़ करते हो, चाहे कोलगेट यूज़ कर रहे हो, चाहे पेप्सिडेंट यूज़ कर रहे हो, क्लोजअप यूज़ कर रहे हो, दंत कांति यूज़ कर रहे हो, सेंसोडाइन यूज़ कर रहे हो। तो फर्स्ट इमीडिएट जो पैकिंग होती है प्रोडक्ट की, उसको बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग। अब वैसे टूथपेस्ट को तो है नहीं भैया, एक छोटा टूथपेस्ट का जितना ट्यूब आता है, पेस्ट आता है, उतना आपके हाथ में दे देंगे, बोले जाइए घर इस्तेमाल कर लीजिए, निकालते रहिए, खाते रहिए, वो नहीं देता। दैट्स प्राइमरी पैकिंग, इमीडिएट जो पैकिंग होती है। सेकेंडरी जिसको अलग से प्रोटेक्शन देता है, जो कार्डबोर्ड आप नॉर्मली देखते हो, जिसको आप घर आने के बाद इस्तेमाल करने से पहले इसको फेंक देते हो कि आपकी फर्दर यूज़ नहीं होगा, फर्दर ये एक्चुअली फर्दर प्रोटेक्शन देता है इस ट्यूब को, इस पेस्ट को, जो खराब नहीं हो। तो पर इसको आप क्या करोगे, इसको घर में जब भी आप अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करोगे उसके बाद इसको आप डस्टबिन में डाल दोगे। एक होता है जो हम लास्ट पैकिंग बोलते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। अब ऑब्वियसली जब गुड्स एक साथ एक जगह से दूसरे का मूव ऑन होता है, तो एक एक ऐसे तो करोगे नहीं आप, ऐसे तो नहीं एक एक रख दे भाई। तो क्या करते हो, जब भी आपको एक साथ सामान मूव करना होता है, या तो आप किसी कार्टून के अंदर रख लेते हो, तो फिर ऊपर कार्टून ले जाते हो, फिर वहां जाकर ओपन कर सकते हो। तो दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग, दैट इज थर्ड लेवल पैकिंग। 4 फंक्शन जो पैकेजिंग आपके लिए करता है, सबसे पहला होता है प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया डेयरी मिल्क को लेकर। दूसरा हो गया प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन करता है, ठीक है, चाहे वो अपने नेचुरल कैलामिटीज़ हो, चाहे वो उसमें जर्म्स लग जाने हो, चाहे उसमें हवा लग के खराब हो जाए प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कि हम लेस के लिए बोलते हैं, तो लेस का जो पैकेट आता है उसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा हवा होता है जिससे वो खराब नहीं हो प्रोडक्ट, ठीक है। एक बार आप कभी परचेज करते हो लेस, अगर वो पैकेट जो है फूला हुआ नहीं है तो आप परचेज नहीं करते ना, बोलते हो भैया इसमें तो हवा ही नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं सीम गई होगी, इसको बाहर के जो इन्वायरमेंट से कॉन्टैक्ट हुआ होगा, खराब हो गया होगा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन करता है। तीसरा कन्वीनियंस टू यूज द प्रोडक्ट, ऑब्वियसली बात है। एंड फोर्थ जो हम बात करते हैं प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, एडवर्टाइजमेंट के रूप में भी काम करता है आपकी पैकेजिंग। तो ये 4 फंक्शन हम बात कर सकते हैं पैकेजिंग को लेके। फर्दर हम बात करेंगे जो हमारा होता है लेबलिंग। लेबलिंग हमसे क्या कहना चाहता है भैया, लेबलिंग बोल रहा है द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट और टैग विच इज अटैच्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड कैरीज द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और द सेलर। तो लेबलिंग मैंने आपको बताया, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैच होता है, जो बताता है कि भैया प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स क्या है, प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है, हर चीज़ में लिखा हुआ होता है, ठीक है। फंक्शन क्या बेटा लेबलिंग का, बेस्ट प्राइस, ऑब्वियसली आपकी सेल्स को प्रमोट करता है, बेस्ट प्राइस लिख दिया, या बोलो डिस्काउंटेड 10 ग्राम मोर है इसके अंदर, 10% ज़्यादा दे रहा है, प्रमोशन का काम करता है। बेस्ट सेलर, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स को इजीली आइडेंटिफाई करने में आपकी लेबलिंग मदद करता है।
थर्ड अगर हम बात करें ग्रेडिंग करने में हेल्प करता है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि अगर आप लेस को लेके बात करो तो यहाँ पे ग्रेडिंग नहीं होता, प्रोडक्ट को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, भैया रेड वाला देना, टमाटो वाला या येलो वाला देना, ग्रीन वाला देना, ब्लू वाला देना, उसको भी आप लेबलिंग कर सकते हो। ठीक है, ये भी ग्रेडिंग का पार्ट है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर भी आप ग्रेडिंग कर सकते हो कि भैया ये अच्छी क्वालिटी का गेहूं है, ये थोड़ा सा कम क्वालिटी का है, इससे कम क्वालिटी का है, ग्रेडिंग के अंदर काम आ सकता है। तो लेबलिंग आपके ये फंक्शंस को हेल्प करता है। फर्दर अगर हम बात करते हैं डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि भैया प्रोडक्ट है क्या, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सब चीज़ आप जान सकते हो। दोबारा कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो लॉ के द्वारा ज़रूरी है देनी, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, चाहे आप अल्कोहल की बात कर लीजिए, चाहे आप सिगरेट्स की बात कर लीजिए, या कोई और भी प्रोडक्ट जिसके अंदर लिखा होता है कि भैया इस तरह के लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए। या फिर हम बात करते हैं जैसे कि कुछ फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, बेबी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो बच्चों को हम कंज्यूम कराते हैं, उसमें लिखा होता है कि भैया मदर मिल्क इज़ द बेस्ट, यू नीड टू फीड द बेबी विद द मदर मिल्क ओनली। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो कानून के द्वारा लिखी हुई होती है, कानून के द्वारा स्थापना करी हुई होती है, भैया ये चीज़ क्वेश्चन के रूप में या फिर आपको बताना ही पड़ेगा एक कंज्यूमर को कि भैया ये चीज़ इस तरह से यूज़ करने पर आपको नुकसान होगा। तो वो जो इन्फॉर्मेशन कानून बोलता है, लॉ बोलता है, वो इन्फॉर्मेशन भी कहाँ दी जाती है, प्रोडक्ट की लेबलिंग के ऊपर ही दी जाती है। तो बेसिकली हमने प्राइस प्रोडक्ट मिक्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे प्राइस मिक्स को लेके, और प्राइस मिक्स अपने आप में एक सेंसिटिव है, बता चुका हूँ मैं आपको कि भैया एक कंज्यूमर है जो प्राइस को लेके बड़ा ही वो हो जाता है थोड़ा सा, है ना, यार बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत महंगा है, नहीं दूसरा ले लेंगे। ठीक है, तो बड़ा सेंसिटिव होता है, आपके प्रोडक्ट की मार्केट में बाहर निकालने में बहुत हेल्प कर सकता है या टिकाने में बहुत मदद कर सकता है। तो बेसिकली द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस पास्ड ऑन बाय द बायर टू द सेलर, ऑब्वियस सी बात है भैया वो पैसा जो आप सर्विस लेने के लिए, प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए एक सेलर जो एक बायर जो है सेलर को पे करता है। मैंने मान लीजिए कोई प्रोडक्ट परचेज किया, उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है उस प्रोडक्ट की प्राइस किसको दे रहा हूँ, जो बेच रहा है उसको दे रहा हूँ। तो इट इज़ अ अमाउंट दैट इज बीन पेड बाय द बायर टू द सेलर फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस यूज बाय द बायर। ठीक है, अगर बात करता हूँ क्या क्या इफेक्ट करता है डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द फैक्टर, तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी बड़े सोच समझ के प्राइसिंग रखती है। तो पहला तो होता है कि प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी किस तरह से मार्केट में उतरना चाहती है। अगर मान लीजिए कंपनी मार्केट लीडर बनना चाहती है, ठीक है, तो मार्केट लीडर के रूप में पहले क्या करना पड़ेगा, उसको प्राइस को कम रखना पड़ेगा, ज़्यादा प्राइस नहीं दे सकता मार्केट लीडरशिप के अंदर। दूसरा, अगर कंपनी मान लीजिए बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ऐसे मार्केट में उतर रही है, ऐसे प्रोडक्ट लेकर आ रही है जिसके ऑलरेडी बहुत सारे सब्सिट्यूट्स अवेलेबल है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, उसमें भी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपने आप की प्राइस डाउन रखनी पड़ेगी। अब मान लीजिए कंपनी चाहती है हम तो स्टैंडर्ड क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट बना के रखे भैया, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट, तो उस केस में कंपनी अपने अच्छे खासे प्राइस चार्ज करती है, हाई प्राइस चार्ज कर सकती है। दूसरा, प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस डिसाइड करने से पहले। मान लीजिए आप तो कॉम्पिटिटर्स को क्या करना चाहते हैं, कंपीट करना चाहते हैं, उससे कम प्राइस रखना चाहते हैं, पर एक्चुअली में आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट ही इतनी है कि आप कम नहीं रखते। 100 रुपये आपके खुद के लागत आ रही है, तो 100 के नीचे तो आप बेच ही नहीं सकते ना, बेचोगे तो ऑलरेडी आप नुकसान में हो, कंपनी जल्द बंद हो जाएगी। तो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसका भी काफ़ी ध्यान रखना जरूरी है। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन कितना है मार्केट में, ये भी, क्योंकि आपके लोग, आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो कितना प्राइस चार्ज कर रहे हैं, वो भी ज़रूरी है ध्यान रखना। कंपटीशन कितना है मार्केट में, आपको वही वाली बात है जो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव में था कि अगर आप मार्केट लीडर बनना चाहते हो, कंपटीशन का पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना पड़ता है। अगर ज़्यादा कंपटीशन तो ऑब्वियसली आप प्राइस को थोड़ा सा कम रखते हैं। नेक्स्ट बात करें कस्टमर की डिमांड क्या है। अगर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड जो है क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक है, ठीक है, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है मार्केट में, कॉम्पिटिटर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, डिमांड अच्छी है, तो आप हाई प्राइस रख सकते हैं। वहीं पे आपकी प्रोडक्ट जो है इलास्टिक वाली सिचुएशन पे है, जहाँ पे थोड़ा सा प्राइस चेंज हुआ और आपकी मार्केट में और कॉम्पिटिटर्स जो टिक आपको भगा सकते हैं, तो उस केस में प्राइस आपको कम रखनी पड़ेगी। वहीं पे कस्टमर की डिमांड, अगर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, ले लेते हैं, अगर ज़्यादा कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं है तब लेते हैं, तो उस केस में आपको प्राइस कम ही रखनी पड़ेगी, डिस्काउंट वगैरह आपको रिबेट वगैरह देख के प्रोडक्ट को सेल करवाना पड़ेगा। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट नेसेसिटी चीज़ें जो होती है, ज़रूरत का सामान होता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है, अपने कानून के द्वारा, अपने अधिकार के द्वारा, अपने जो पावर है, अथॉरिटी है, उसके द्वारा क्या करती है, कुछ चीज़ों की प्राइस जो है उसको बोलते हैं भैया इससे ज़्यादा नहीं हो सकता ये, है ना, क्योंकि अगर आपने प्राइस ज़्यादा बढ़ा दी, ये नेसेसिटी आइटम्स के अंदर आते हैं, तो आम जनता को आसानी से प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, उनको काफ़ी तकलीफ होगी। इन दैट सिनेरियो गवर्नमेंट बोलती है भैया इस प्राइस को इतना ही रख सकते हो, इस गुड्स की प्राइस को ज़्यादा नहीं रख सकते। जैसे LPG सिलेंडर्स हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट चाहे तो
पेट्रोलियम के ऊपर भी कर सकती है, कुछ मेडिसिन होते हैं, लाइफ सेविंग मेडिसिन होते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं, उनके ऊपर भी गवर्नमेंट ये रूल्स लगा सकती है कि भैया आप इसको महंगे चीज़ों महंगे दामों में नहीं बेच सकते। क्लियर है? आगे समझ में। दूसरा, आपने कौन सा मार्केटिंग मेथड यूज़ किया है। आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, आप मीडिया एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ सकती है। आपने कोई बड़े बड़े स्टार्स को लिया है तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, तो ऑब्वियसली वो उसका इफेक्ट किस पे आएगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट पे ही आएगा। तो डेफिनेटली मार्केटिंग मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हो आप। तो प्राइस मिक्स भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे प्लेस मिक्स को लेके। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है बीच के अंदर, इसको थोड़ा सा अपलोड होने में टाइम लग रहा है मेरे ख्याल से। प्लेस मिक्स, जैसे मैंने बताया था कि गुड्स को पहुंचाना जरूरी नहीं सही टाइम पे। आप लेने गए वहाँ पे मिल नहीं रहा तो क्या ही मतलब उस गुड्स को बनाने का, उतना प्रमोशन करने का। अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन इज नोन एज प्लेस मिक्स। क्लियर? दो टाइप के होते हैं बेटा प्लेस मिक्स, एक होता है डायरेक्ट चैनल यूज़ करते हो, एक होता है इनडायरेक्ट चैनल यूज़ करते हो। अगर मैं डायरेक्ट चैनल की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चर को डायरेक्ट कंज्यूमर सर्व करता है। ये क्या होता है, जबकि गुड्स ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गुड्स हैं या फिर गुड्स बड़े कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, पेरिसेबल नेचर के होते हैं, उस केस में मैन्युफैक्चर क्या करता है, डायरेक्ट कस्टमर को सप्लाई करने की यूज़ करता है। इनडायरेक्ट की अगर बात करूँ तो इनडायरेक्ट, जहाँ पे मिडिलमैन या इंटरमीडिएरी सेल्समैन का आप यूज़ करते हो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसे आप बोलते हो इनडायरेक्ट चैनल। वो अगेन बात है अगर गुड्स पेरिसेबल नेचर के नहीं है, ठीक है, या आपकी गुड्स लार्ज क्वांटिटी में नहीं बिक रहे, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में बिक रहे हैं, तो उस केस में आप इंटरमीडिएरीज का यूज़ करते हो, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में बिकेगा तब तो आप डायरेक्टली सेल कर दीजिए, तब तो आप इंटरमीडिएरीज का यूज़ नहीं करोगे, फिर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का यूज़ करो। पर स्मॉल क्वांटिटीज में बिक रहे हैं तो फिर आप ज़्यादा इंटरमीडिएरीज का यूज़ करोगे। अगर आप स्मॉल जोग्राफिकल एरिया को कवर कर रहे हो तो फिर डायरेक्ट, अगर स्मॉल जोग्राफिकल एरिया कवर नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया कवर कर रहे हो, तो इस केस में इनडायरेक्ट सेल्समैन, जो बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, ठीक है, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, उस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। अगर बात, तीन टाइप के चैनल्स होते हैं इनडायरेक्ट के अंदर, एक तो होता है 1 लेवल चैनल, ठीक है, दूसरा होता है हमारा 2 लेवल चैनल और तीसरा होता है हमारा 3 लेवल चैनल। तो 1 लेवल के अंदर क्या हो गया बेटा, आप डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर को या फिर होलसेलर के साथ, मतलब मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और कंज्यूमर। 2 में क्या हो गया, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर वगैरह और फिर कंज्यूमर। 3 के अंदर हो गया मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और फिर जाएगा सीधा कंज्यूमर के पास। डिपेंडिंग किस नेचर का गुड्स है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितना कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी कम है, अगर डायरेक्टली यूज़ हर किसी को पता है कैसे यूज़ करना है, प्राइस ज़्यादा नहीं है, उन सब सिनेरियोज के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि हम कौन से लेवल ऑफ चैनल का यूज़ करेंगे। कहीं ना कहीं फंड को लेकर भी बात होती है। अगर कंपनी का अच्छा खासा फंड है, डीप पर्स है उनके पास, ठीक है, कोई चिंता नहीं है पैसों की। जैसा कि आपने सबने कहीं ना कहीं एनिमल मूवी जरूर देखी होगी, तो उसमें जिस तरह से रणवीर कपूर को दिखाया कि पैसों की कमी नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करो, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा प्रेफर करोगे, क्योंकि पैसे की चिंता है नहीं। सेल्समैन हायर करोगे, डायरेक्टली सेल करोगे, या खुद इस तरह से डायरेक्ट कंज्यूमर से कॉन्टैक्ट करोगे। क्लियर है? आगे बात समझिए। चलिए जी, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया जैसे कि मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और कंज्यूमर, ये आपका 1 लेवल चैनल हो गया, मैं समझा चुका हूं आपको। 2 लेवल चैनल की बात करें तो बीच के अंदर आपका होलसेलर आ जाता है, और 3 लेवल चैनल्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है, फिर होलसेलर आ जाता है, फिर रिटेलर आ जाता है और फिर कस्टमर आता है। इज इट क्लियर? ठीक है, क्या क्या चॉइस ऑफ चैनल्स 4 फैक्टर्स को डिटरमाइन करता है। सबसे पहला प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर, जैसे मैंने आपको बताया प्रोडक्ट का नेचर क्या है, प्रोडक्ट की साइज़ क्या है, प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, इन सब चीज़ों की यहाँ पे चर्चा की जाती है। अगर प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नेचर का है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, डायरेक्ट चैनल का यूज़ करोगे। पेरिसेबल नेचर का है, जल्दी से खराब होने वाली चीज़ें हैं, तो फिर भी आप डायरेक्ट चैनल यूज़ करोगे। अगर पेरिसेबल नेचर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, टेक्निकल नहीं है, तो फिर इनडायरेक्ट चैनल का यूज़ करोगे। चलिए, जैसे कंपनी रिलेटेड फैक्टर की बात करते हैं तो कंपनी रिलेटेड फैक्टर क्या कहता है अपने आप में, ये बोलता है कि जैसे मान लीजिए कंपनी का, वही वाली एग्जांपल, कंपनी का पैसा अच्छा खासा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, तो कंपनी जाएगी डायरेक्ट को लेकर। वहीं कंपनी अगर मान लीजिए डिग्री ऑफ कंट्रोल को कि भैया जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उस पर मेरा पूरा कंट्रोल रहना चाहिए, तो उस केस में कंपनी जाएगी डायरेक्ट में। अगर दोनों ही कंडीशन रिवर्स रहती है, पैसा ज़्यादा भी नहीं है, डायरेक्ट कंट्रोल भी नहीं चाहिए, तो इनडायरेक्ट चैनल की तरफ चली जाएगी। तीसरा हम बात करें कॉम्पिटिटिव फैक्टर कितना है, तो आप ऑब्वियसली जिस तरह का बिजनेस आप कर रहे हो उसी तरह का बिजनेस कोई और भी कंपनी कर रही होगी उसी प्रोडक्ट को बनाने का, तो उसने कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया हुआ है, या तो आप वही यूज़ करोगे। कई बार क्या होता है, कंपनी अपने आप को थोड़ा सा अलग करने के लिए, थोड़ा सा मार्केट में एंटर करने के लिए, अपने आप को सेपरेट करने के लिए अपने कॉम्पिटिटर से
अगेंस्ट द कॉम्पिटिटिव चैनल यूज़ कर सकती है जो आपके कॉम्पिटिटर यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स की, अगर बात करता हूँ तो मार्केट रिलेटेड फैक्टर आपका बोलता है कि नेचर ऑफ मार्केट कैसा है, ठीक है, जोग्राफिकल कंसिडरेशन, साइज ऑफ द मार्केट, जैसे बताया जोग्राफिकली आप छोटा जोग्राफिकल एरिया को कवर कर रहे हो तो उस केस में आप डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल यूज़ करोगे। वहीं पे अगर मान लीजिए आप लार्ज जोग्राफिकल एरिया को कवर कर रहे हो तो फिर आप क्या करोगे, आप इनडायरेक्ट चैनल का यूज़ करोगे। चलिए, तो नेचर ऑफ मार्केट में एक बार समझाता हूँ आपको। मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स के अंदर नेचर ऑफ मार्केट कहना चाहता है कि भैया अगर इंडस्ट्रियल नेचर के गुड्स हैं तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, डायरेक्ट मार्केटिंग करोगे। अगर कंज्यूमर वाले गुड्स हैं, शॉप्स एंड वगैरह यूज़ करने वाले, तो उस केस में आप इनडायरेक्ट चैनल यूज़ करोगे। वहीं साइज ऑफ मार्केट अगर आपका अच्छा खासा है, आपके बायर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर आप क्या करोगे, इनडायरेक्ट चैनल यूज़ करोगे। अगर साइज ऑफ मार्केट ज़्यादा नहीं है तो फिर आप जो है डायरेक्ट चैनल यूज़ करोगे। वही जोग्राफिकल कंसंट्रेशन में एक लिमिटेड एरिया के अंदर सेल करते हो, आप ज़्यादा एरिया कवर नहीं करते, तो उस केस में आप डायरेक्ट सेल करोगे, ठीक है। और अगर आप जोग्राफिकल कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उस केस में इनडायरेक्ट। वही क्वांटिटी परचेज की अगर बात करते हैं, एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी अगर आपसे परचेज करी जा रही है तो ऑब्वियसली आप डायरेक्ट क्या करोगे, कस्टमर डायरेक्ट डील करने की कोशिश करोगे, वो वाला चैनल यूज़ करोगे। अगर क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटीज में आपके प्रोडक्ट बिकते हैं तो फिर आप इनडायरेक्ट चैनल का यूज़ करोगे। इज इट क्लियर? ओके, तो सारे कंप्लीट हो गए, नेचर ऑफ मार्केट, साइज ऑफ मार्केट, ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन और क्वांटिटी परचेज। चलिए अब आगे बात करते हैं हमारे नए फैक्टर्स को लेके। मार्केटिंग मिक्स का जो चौथा एलिमेंट है दैट इज नॉन एज प्रमोशन मिक्स। गुड्स का प्रमोट करना। भैया गुड्स तो बना तो दिए आपने, अपने पास बना के रख लिए, पर वो कंज्यूमर तक पहुंचना कैसा है वो भी देख लिया, कंज्यूमर की प्राइस क्या होनी चाहिए वो भी कर लिया सब, पर कंज्यूमर को अवेयर करना, कंज्यूमर को बताना कि भैया ये टाइप का प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, इससे ये यूजेबल बेनिफिट्स है, इतने में ये मिलेगा, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। जब तक ये चीज़ कंज्यूमर को पता ही नहीं चलेगी तब तक कौन ही खरीदेगा भैया, कोई खरीदेगा क्या? नहीं सर, कोई नहीं खरीदेगा। सो दैट्स वाई प्रमोशन मिक्स। चलिए बात करते हैं प्रमोशन मिक्स को लेकर। इट इंक्लूड द एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द मार्केटर्स। ओके, यहाँ पे हमारा जो मार्केटर जो भी एक्टिविटी टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स सो दे कैन इनहेंस द सेल ऑफ द फर्म। तो भैया आपने डिस्ट्रीब्यूटर को बोल तो दिया बेचो बेचो बेचो, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बेचेगा? पहले आप कंज्यूमर को अवेयर तो कराओ, कंज्यूमर को बताओ तो सही कि भैया इस तरह का प्रोडक्ट एक कंपनी प्रोवाइड कर रही है, ये प्रोडक्ट क्या क्या यूजफुल बेनिफिट्स आपको दे रहा है, इस प्रोडक्ट को लेने से कंज्यूमर को क्या फायदा होगा, ईच एंड एवरीथिंग हैज टू बी डिस्क्लोज टू द कंज्यूमर। तो इससे फायदा क्या हो, सेल्स आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। प्रोडक्शन जो प्रमोशन मिक्स के 4 एलिमेंट्स की बात करते हैं, सबसे पहला आता है एडवर्टाइजिंग, दूसरा आएगा सेल्स प्रमोशन, तीसरा आएगा बेटा हमारा पर्सनल सेलिंग और चौथा आएगा हमारा पब्लिक रिलेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे एडवर्टाइजिंग को लेके। जैसे कि आप देख रहे हो बाकी सब हो गए ब्लैक एंड व्हाइट और ये हो गया कलरफुल। एडवर्टाइजिंग एनी पेड फॉर्म of a non-personal representation or presentation and promotion of goods and services by an identified sponsor is known as advertisement। तो बेसिकली क्या है, पेड फॉर्म है, दो चीज़ अलग नहीं, तो पेड फॉर्म में पैसा दे के आप एडवर्टाइजमेंट बनाते हो, दूसरा क्या है नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, यहाँ पे कंपनी आपके पास नहीं आती है, एक ऑब्वियसली मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, तो इसलिए बोलते हैं नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होता है अपने गुड्स और सर्विस के बारे में जो कंपनी आपको प्रोवाइड करना चाहती है, ऑब्वियसली किसी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर मतलब किसी फर्म के द्वारा, किसी इंडिविजुअल के द्वारा, उसके द्वारा होता है। नेक्स्ट अगर फर्दर बात करें, एडवर्टाइजिंग के 3 फीचर्स है बेटा, पहला तो पेड फॉर्म है, दूसरा आपका बता ही चुका हूँ इम्पर्सनैलिटी होती है, और तीसरा आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। ये तीनों चीज़ मैंने आपको पीछे भी समझा दिया। दूसरा अगर बात करते हैं एडवर्टाइजिंग के 5 एडवांटेज, सबसे पहला मास रीच होता है, क्योंकि एक एडवर्टाइजमेंट चाहे आप रेडियो के थ्रू कर रहे हो या फिर टीवी के थ्रू कर रहे हो, एक बार में बहुत सारे लोगों तक इसकी रीच हो जाती है, एक बार में बहुत सारे लोगों इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। जैसे कि आपने देखा ना, अगर आप जयपुर में रहते हो और आपने अगर वो चलाया है, क्या बोलते हैं, रेडियो चलाया, तो उसमें वो अक्षय कुमार की आवाज़ ने इतना जान को आपद कर दिया था, एक टाइम पे तो मैंने रेडियो सुनना ही बंद कर दिया था। तो जयपुर में जितने लोग थे, राजस्थान में जितने लोग थे, सबके पास वो पहुंचा ही पहुंचा होगा। दूसरा कौन सा है, चॉइस। अब चॉइस हमसे क्या बोलना चाहता है, चॉइस बोलना चाहता है भैया कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि कोई से भी आप जो बोलते हैं ना टेक्निक या कौन से भी मेथड्स को यूज़ कर सकते हो अपने इन्फॉर्मेशन को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, चाहे आप मीडिया, प्रिंट मीडिया, न्यूज़, मैगजीन्स, किसी का भी यूज़ कर सकते हो जिसके द्वारा आप अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हो लोगों तक।
तीसरा, लेजिटिमेसी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप ये जो बात हो, जो भी आप फीचर्स बता रहे हो, जो भी आप बेनिफिट्स बता रहे हो प्रोडक्ट के बारे में, वो सब आप टीवी पे कह रहे हो या फिर आप रेडियो पे कह रहे हो या फिर आप न्यूज़पेपर मैगजीन में कह रहे हो, तो ऑब्वियसली जब इतनी सारी बातें आप कहते हो तो ऑटोमेटिकली लेजिटिमेसी हो जाती है कि ये जो बोल रहे हो वो सच बोल रहे होंगे, यहाँ पे फॉल्स क्लेम ये नहीं कर रहे होंगे। मान लीजिए ऐसी कोई चीज़ बोली और गलत निकल जाती है तो आपके पास प्रूफ रहता है और आप उसके ऊपर केस भी कर सकते हो और अपनी बेनिफिट्स वापस इस्तेमाल कर सकते हो। चौथा, एक्सप्रेसिवनेस है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं टू द पॉइंट, कुछ ज़्यादा समय नहीं होता, पर क्योंकि विजुअलाइजेशन के द्वारा या फिर एडिटिंग के द्वारा, विजुअल इफेक्ट्स के द्वारा आप बहुत सारी चीज़ें एक कुछ सेकेंडों में, कुछ मिनटों में सारी चीज़ें उस प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हो, तो दैट्स व्हाई एक्सप्रेसिवनेस होता है। चौथा, इकोनॉमी होता है। इकोनॉमी, क्योंकि जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं लोगों को लगता है कि एडवर्टाइजमेंट बहुत महंगा है, नहीं ऐसा नहीं है। एडवर्टाइजमेंट जब करते हैं तो ये मास रीच एक साथ कवर कर लेता है। जब मास रीच एक साथ कवर कर लेता है तो सेल्स इंक्रीज होता है, तो ऑब्वियसली इसकी जो कॉस्ट है भाई, एक डोर टू डोर जा रहा बेचने में बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, बहुत कम लोगों का आप क्या कर पाओगे, इंड्यूस कर पाओगे। तो बेसिकली इकोनॉमी वाइज देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों तक एक बार में पहुंच जाता है, सेल्स इंक्रीज हो गई तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो 5 एडवांटेज हो गए। अब 5 ऑब्जेक्शंस भी हैं क्रिटिसाइज करने को लेके। पहला जो आता है इंक्रीज मटेरियलिज्म। लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं जो एडवर्टाइजिंग है वो मटेरियलिज्म को इंक्रीज कर रहा है। इट मीन्स क्योंकि इतने सारे एडवर्टाइजमेंट चलते हैं वो इंड्यूस करते हैं, बेसिकली प्रमोशन है क्या, इंड्यूस करना बायर को कि आपकी गुड्स परचेज करें। तो मेटलिज्म बोलता है कि कई बार ऐसे दिखाते हैं कि जो आपके पास पुराना चीज़ है वो खराब हो गया, अब इसके बदले आप ये इस्तेमाल कीजिए। तो कई बार क्या करता है, कंज्यूमर को इंड्यूस करता है, ज़रूरत नहीं होने पे भी कंज्यूमर, क्योंकि इतनी बार टेलीविजन पे आता है, इतनी बार आपके दिमाग में घुस जाती है कि आप उस चीज़ को परचेज कर लेते हो, चाहे आपको ज़रूरत हो या नहीं हो। तो एक क्या है, कहने की क्रिटिसिज्म है, पर ऐसा नहीं है भाई। देखिए, अवेयर करना ये पार्ट है, ठीक है, टेलीविजन पे दिखाना ये भी पार्ट है, वो अगला अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है वो भी अलग चीज़ है ना। पर ये तो ऑब्वियसली एक बायर को देखना पड़ेगा कि इस चीज़ की मेरे को ज़रूरत है या नहीं है। देखिए, वो कंपनी क्या कर रही है, वो कंपनी तो सिर्फ बोल रही है कि भैया हम इस तरह का प्रोडक्ट लेकर आए हैं, अगर आपके पास ये हो तो कितना फ़ायदा होगा। अब आपको लगता है कि यार चाहिए तो आप परचेज़ करोगे, नहीं चाहिए तो नहीं परचेज़ करोगे, सिंपल सी बात है। अब जैसे मान लीजिए अल्कोहल को ले लीजिए। अब अल्कोहल अगर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी आपको परचेज़ करना, अगर नहीं करना नहीं करना यार, ठीक है। तो उस कंपनी को पर्टिकुलरली आपको क्या नहीं करना चाहिए, एक कमेंट या क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। सेकंड, अगर हम बात करते हैं इनकरेज द सेल्स ऑफ इन्फीरियर गुड, है ना। ये बोलते हैं कि भैया इन्फीरियर गुड्स को आप प्रमोट करते हो, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या होता है कि लोगों को लगता है यार अगर एडवर्टाइजमेंट आया है तो अच्छी गुड्स होगा, और घटिया क्वालिटी की गुड्स भी ये बेच देते हैं। इन्फीरियर गुड्स को आप प्रमोट करते हो जो कि हेल्थ के लिए खराब होता है। ये एक इनका कहीं ना कहीं क्या बोलना है, क्रिटिसिज्म है। पर ऐसा नहीं है, कंपनी बोलती है देखिए गलत बात है भैया, हर किसी की पॉकेट अलग होती है, हर किसी की ना जेब की स्थिति अलग अलग होती है। किसी का ज़्यादा पैसा है, किसी का कम पैसा है, कोई लोअर मिडिल क्लास है, कोई अपर मिडिल क्लास है, कोई उससे मिडिल क्लास है, डिपेंड करता है। तो अब वो ऑब्वियसली बात है ना, हर कोई आदमी तो स्टेटस या ब्रांडेड कपड़े नहीं पहन सकता, ब्रांडेड चीज़ें नहीं परचेज करता, एक्सपेंसिव चीज़ें परचेज नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उनको हक नहीं है परचेज करने का, जो जिसकी जेब जैसी हिसाब अलाउ करती है उस तरह से प्रोडक्ट उनको हम प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। तीसरा, कंफ्यूज रेदर देन हेल्प, ठीक है। ये बोलते हैं कि भैया जो एडवर्टाइजमेंट है वो क्या करती है, कंफ्यूज कर देता है, हेल्प नहीं करते, ठीक है। ये प्रोडक्ट ले लीजिए या ये प्रोडक्ट मत लीजिए, ये दूसरे को क्या करते हैं, नीचा दिखाते रहते हैं और खुद को एक अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक टीवी की बात करें तो बहुत सारे मार्केट में टीवीज आती है। अब कौन सी, हर कंपनी बोलती है भाई हमारा जो है सबसे बेस्ट है, ठीक है। चाहे मोबाइल फ़ोन की बात कर ले, ये बोलते हैं हमारा जो बेस्ट है, हर कंपनी दूसरी कंपनी को गिराती है या नीचे दिखाने की कोशिश करती है। बोले ये कंफ्यूज करते हैं, हेल्प नहीं करते हैं। तो भैया यहाँ पे बोल रहे कि भैया ये भी गलत नहीं है। गलत क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए एक जो बायर है वो काफ़ी स्मार्ट होता है। आज अपन कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो काफ़ी चीज़ों की जानकारी अपन ऑनलाइन के थ्रू या अपने दोस्तों के थ्रू, इर्द गिर्द मार्केट के थ्रू लेते हैं कि यार इस कंपनी का परचेज कर रहे थे, सही रहेगा नहीं रहेगा, पिछले लोगों ने जो परचेज किया उसका पास्ट एक्सपीरियंस पूछते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर बायर स्मार्टर है तो फिर ये कंफ्यूज होने की कोई बात यहाँ पे नहीं होती। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सम एडवर्टाइजमेंट बेड इन टेस्ट, ठीक है। ये बोलते हैं कुछ एडवर्टाइजमेंट ज़रूरत नहीं होती वो भी चीज़ें दिखाते हैं, जैसे कि वुमेंस का गलत एक मिस प्रेजेंटेशन करना, ठीक है, कि वो उसने डीओ लगाया और सारी लड़कियां भाग के आ रही है, ऊपर से कूद के आ रही है, नीचे से आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है, ठीक। कुछ ऐड है जिसमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है फिर भी ज़बरदस्ती दिखा रहे हैं। हाँ, ये माना जाता है या आप बोल सकते हो कि गलत है, पर अगेन वो वाली बात है
कि कंपनीज अगर इसको बोल सकती है कि, या मार्केटिंग वाले से बोलते हैं कि देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की सोच एक जैसी हो। क्या पता जो पिछले ज़माने में लोगों को सही लगता था वो आज के ज़माने को सही नहीं लगता। क्या पता जो पिछले ज़माने वालों को गलत लगता था वो आज के ज़माने वाले बच्चों को सही लगता हो। तो इसमें अभी चर्चा चल रही है। कहीं ना कहीं माना जाता है कि ये सही है, पर प्रॉपर पूरा नहीं मानते। कई लोगों को लगता है कि भैया क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बहुत पैसा खर्च होता है, ऑब्वियसली ये कॉस्ट किसके ऊपर ट्रांसफर हो जाती है, ये कॉस्ट ट्रांसफर हो जाती है हमारे बायर्स के ऊपर, उनको महंगा पड़ता है। ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो होता है एडवर्टाइजमेंट करते हो तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को पता लगता है। जब बहुत सारे लोगों को पता लगता है तो बहुत सारे लोग परचेज करते हैं, बहुत सारे लोग परचेज करते हैं, सेल्स इंक्रीज होती है। सेल्स इंक्रीज होती है तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट, आपके सारे कॉस्ट क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं पर यूनिट, तो फायदा ही पहुंचता है। सो ये जो ऑब्जेक्शंस थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने के पूरे चांसेस होते हैं। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में? चलिए जी, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे प्रमोशन मिक्स में तो वो आएगा सेल्स प्रमोशन, जहां हम रिबेट की बात करेंगे, जहां हम फर्दर क्या क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं हमारे सेल्स प्रमोशन को लेकर। सेल्स प्रमोशन बेसिकली होता है क्या, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव होता है, शॉर्ट टर्म टाइम के लिए होता है, आपकी सेल को बूस्ट करने के लिए, आपके प्रोडक्ट की सेल को बूस्ट करने के लिए। ऑब्वियसली इसे डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह रिटेलर हो उसको भी फायदा होता है कि लोगों को अचानक से होता है यार जल्दी मिल रहा, सस्ता मिल रहा, फटाफट से ले लो, तो उनको अपने काम या शॉर्ट टर्म सेल को करने के लिए, शॉर्ट टर्म अपने सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्ट की सेल को बूस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, हम यूज़ करते हैं सेल्स प्रमोशन का। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म इंसेंटिव विच आर ऑफर्ड टू इनकरेज द बायर्स टू मेक द इमीडिएट परचेज ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, तो क्या क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, एक होता है रिबेट, ठीक है, एक होता है डिस्काउंट। बेसिकली ये अपने स्टॉक्स को क्लियर ऑफ करने के लिए रिबेट और डिस्काउंट का यूज किया जाता है कंपनी के द्वारा। ठीक है, रिफंड होता है कि भैया अगर आपने प्रोडक्ट परचेज किया है तो अगर आप उसका रैपर हमें लाके देंगे तो हम आपको 2 रुपये रिटर्न कर देंगे, ये रिफंड होता है बेसिकली। ठीक है, प्रीमियम गिफ्ट क्या होता है कि जैसे बॉर्नविटा लिया, बॉर्नविटा के साथ आपको कॉफ़ी मग या वो कॉफ़ी मग गिफ्ट फ्री दे देते हैं, दैट इज प्रीमियम गिफ्ट वाली बात आ जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें क्वांटिटी डील, जैसे आप देखते हो 10 ग्राम ज़्यादा मिलेगा, 20 ग्राम ज़्यादा मिलेगा, इस तरह से होता है। सैम्पल्स, जब नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो फ्री में सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं लोगों को, जिससे वो कंज्यूम करके या यूज़ करके देख सकते हैं कि अरे यार अच्छा प्रोडक्ट है, परचेज करना चाहिए। ठीक है, कॉन्टेस्ट हो सकता है, ठीक है, जैसे कि बॉर्नविटा का क्विज कॉन्टेस्ट आया करता था, भाई कई कंपनीज क्विज कॉन्टेस्ट या ड्राइंग कंपटीशन कॉन्टेस्ट करवाती है, उसमें जो विजेता है उसको अलग से प्राइस देती है। इसी तरह से लकी ड्रॉ होता है, इंस्टेंट ड्रॉ होता है जो स्क्रैच कार्ड की तरह होता है। ठीक है, कई बार पेट्रोल पे हम जाते हैं तो आपसे फिल करवा लेते हैं, सर आपके पास फ़ोन आएगा देखना लकी ड्रॉ निकलेगा, तो आपको जैसे कि अगर आप कोई आइटम वगैरह परचेज कर रहे हैं तो दिवाली के टाइम ज़्यादा बेसिकली या न्यू ईयर के टाइम देखने को मिलता है। कोई भी सामान परचेज करते हो सर एक कूपन फिल कर दीजिए, इतनी तारीख को लकी ड्रॉ निकलेगा, गाड़ी मिल सकती है वगैरह वगैरह, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं यूजेबल बेनिफिट्स, अगर आप 5,000 रुपये तक का सामान खरीदते हैं, 10,000 का सामान खरीदते हैं तो आपको हॉलीडे पैकेज मिल जाएगा या फिर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, इस तरह से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंटेनर प्रीमियम, तो अपने घरों में देखते हैं जैसे कि बॉर्नविटा का डब्बा हो गया, हॉर्लिक्स का हो गया, इनको अपन पहले कंज्यूम कर लेते, ख़त्म कर दो, फिर उसके बाद मम्मी इसको घर में यूज़ कर ही लेती है, कैसे ना कैसे काम हर घर में होता है ये चीज़ें। ठीक है ना, कभी जीरा डाला हुआ हो उसके अंदर, कभी राई डाली हुई हो, कुछ ना कुछ डाला हुआ ही होता है। चलिए जी, तो ये टेक्निक्स हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये आता है हमारा पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या होता है, जहाँ पे कि आपने अपने बंदों को लगा रखा है जो डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ फेस टू फेस क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा बेटर तरीके से समझा सकते हैं, 2 वे कम्युनिकेशन होता है वगैरह वगैरह। तो पर्सनल सेलिंग, द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स एंड परsuading them टू परचेज द प्रोडक्ट्स थ्रू द पर्सनल कम्युनिकेशन, तो ज़्यादा बेटर होता है ऑब्वियसली जब पर्सनल कम्युनिकेशन करते हो। क्या क्या फ़ायदा होता है चलिए बात कर लेते हैं। 5 फीचर्स की अगर बात करते हैं तो पर्सनल इंटरेक्शन होता है, ऑब्वियसली एक बायर और सेलर दोनों ही एक दूसरे इंटरेक्ट करते हैं, डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कि भैया एक जो सेलर है वो अच्छी तरह प्रोडक्ट के बारे में बता सकता है, एक बायर जो है वो भी समझ सकता है, उसमें कोई डाउट्स हो तो वो हाथों हाथ उसको क्लियर वहीं पर भी कर सकता है। तो पर्सनल इंटरेक्शन हो गया। 2 वे कम्युनिकेशन होता है, दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह जानकारी, मतलब प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। रिस्पॉन्स भी बेटर मिल जाता है, बेटर रिस्पॉन्स। ठीक है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली आप उसको जज भी कर सकते हो, सामने वाला क्या सोच रहा है, अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह बता भी सकते हो, इंड्यूस भी कर सकते हो, तो यहाँ पे बेटर रिस्पॉन्स का एक चांस भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें, एक रिलेशनशिप जब बन जाती है बायर और सेलर में, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स पर्सन होता है, ठीक है, वो चाहता है कि भैया एक अच्छा रिलेशन बन जाए कि फर्दर हमें ही याद करे, हमारी क्वालिटी या हमारे प्रोडक्ट को परचेज करे तो हमें ही बोले, साथ ही साथ कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम हो तो उनको सॉल्व कर सके। अच्छा रिलेशन बनेगा तो मुझे और कहीं पे भी क्या बोलेंगे, भैया यार वहाँ पे भी जाके हमारी प्रोडक्ट को सेल कर दीजिए, या मेरा नॉन पर्सन है वो पूछ रहा था इस प्रोडक्ट के बारे में, थोड़ा सा आप बता दीजिए।
तो ऑब्वियसली सेल भी इंक्रीज होती है आप लोग की। बेटर कन्विंसिंग होता है, क्योंकि आप जब सामने, भाई एक तो टीवी में देखा आपने, ठीक है, एक होता है सामने बंदा आपको बता रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में, जो आप प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो उसमें क्या खराबी है, इसमें क्या बेस्ट है, तो ज़्यादा अच्छी तरह क्या कर सकता है बेटा, कन्विंस कर सकता है, और सेल करने के पूरे चांसेस यहाँ पे होते हैं। ठीक है, जो गुड सेल्समैन में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। पहला ऑब्वियसली फिजिकल क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वेल बिल्ड होना चाहिए, ठीक है, अच्छी तरह अच्छा मैनरिज्म होना चाहिए, अच्छे कपड़े पहने हुए होने चाहिए, अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए बेसिकली। सेकंड हम बात करते हैं सोशल क्वालिटीज़, मैनरिज्म अच्छी होनी चाहिए, किस तरह से आप बात कर रहे हो, पोलाइटली बात करनी चाहिए, आराम से बात करनी चाहिए। अगर सामने वाला आपकी बात नहीं सुन रहा तो कोई बात नहीं, आप उसको क्या कर सकते हो, तो भी आपको धैर्य रखना चाहिए, आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो ये एक सोशल क्वालिटीज़ होती है। थैंक यू बोलना, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप, चलिए सर मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट लेना चाहता हूँ आपसे, सर ये देखिए इस तरह का प्रोडक्ट हम लेकर आ रहे हैं, इस तरह से बात होनी चाहिए। ठीक है, अगर मना भी करते कोई बात नहीं सर, इट्स ओके सर, बस इस तरह से। मेंटल क्वालिटीज़ ज़रूरी होती है यहाँ पे, कि सामने वाले को देख के आप भाप जाओ कि यार ये क्या सोच रहा है ना, इसको समझ में आ रही नहीं आ रही, या ये क्या तरह से सोचना चाहता है। आप देख सकते हो कि यार नहीं इसको ये समझ में नहीं आया, ये थोड़ा सा अपसेट हो गया, तो उसको उस समय चेंज कर देना। ठीक है, अपना दिमाग का इस्तेमाल करना और उसको वापस से इंटरेक्ट करवा लेना। चौथा होता है जो बेटा टेक्निकल क्वालिटीज़। ऑब्वियसली अगर कोई प्रोडक्ट टेक्निकलिटी में है तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। कहीं हमने पूछ लिया भैया ये क्या करता है बटन, ये बटन सर पता नहीं, पूछ के बताता हूँ, अगर वो कर रहे हो तो फिर वो आपसे प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। ठीक है, अब लास्ट एलिमेंट की बात करेंगे, दैट इज नॉन एज पब्लिक रिलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पब्लिक रिलेशन को। बहुत इंपॉर्टेंट, जो पीआर टीम बोलते हैं बेसिकली, कि एक कंपनी को, कोई कंपनी कैसे इंटरेक्ट करेगी, प्रेस मीडिया से कैसे बात करेगी, ये सारा जो काम होता है पब्लिक रिलेशन टीम का होता है, कि कैसे आप इंटरेक्ट करोगे, अच्छा काम करना होता है, डोनेशन करना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सारी राय मशवरे। बात करते हैं पब्लिक रिलेशन को लेकर। भाई पब्लिक रिलेशन है क्या? पब्लिक रिलेशन एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फंक्शन है दैट ऐड वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन बाय हेल्पिंग टू मैनेज इट्स रेपुटेशन। बेसिकली पब्लिक रिलेशन के लिए बोल सकते हैं तो डायरेक्टली क्या करती है, कंपनी जो है वो पब्लिक से अच्छे रिलेशन को मेंटेन करने का काम करती है एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, कि बहुत सारे न्यूज़ इवेंट्स करवा के अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कराने में बड़ा आसान रहता है। बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ होती है, ठीक है, जो कॉमर्स मिनिस्ट्रीज़ होती है, इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्रीज़, उनके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करती है। एक ऑर्गेनाइजेशन की एक छवि, एक गुडविल बना के यहाँ पर रखती है। तो बेसिकली पब्लिक रिलेशन वही होता है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाता है जो कंपनी की इमेज, रेपुटेशन, गुडविल, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ है तो उसको मोल्ड करके पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, ठीक है, अगर कोई अफवाह उड़ रही है तो उसको भी क्लियर करना कि भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये सारे काम किसके होते हैं? पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के। अगर एडवांटेज की बात करूं तो ऑब्वियसली हेल्प्स टू कन्वे द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी की क्या पॉलिसीज है, क्या ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम कर रही है, एक बेटर इमेज क्रिएट करने का। टू ओवरकम द कंप्लेंट्स एंड डिसलाइक ऑफ द पीपल। अगर कोई पीपल, लोग बाग है जो कंपनी के ऊपर कोई कंप्लेन कर रहे हैं, डिसलाइक, तो उसको कैसे ओवरकम करा जाए, उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, पब्लिक को कैसे मोल्ड किया जाए अपने फेवर में। टू बिल्ड एन इमेज of the organization to mold the people attitude in the favor of the organization। तो बेसिकली ये एडवांटेजेस की हम बात करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पब्लिक रिलेशन के 6 रोल्स होते हैं बेटा। कौन से रोल्स हैं? पहला आता है प्रेस रिलेशन। प्रेस रिलेशन का मतलब ही क्या होता है कि ऑब्वियसली ये मीडिया से डायरेक्ट खुद कनेक्ट करते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो डायरेक्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये कनेक्ट नहीं करेंगे, ये डायरेक्टली मीडिया से बात नहीं करेंगे, तो मीडिया वाले कहीं ना कहीं से तो इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत निकल गई, डिस्टॉर्ट हो गया, तो ऑब्वियसली मीडिया रन कर देंगे उसको। मीडिया रन कर देंगे तो ऑब्वियसली पब्लिक में कंपनी की इमेज की ऐसी की 3 तैसी हो जानी है। तो इस केस में बोलते हैं भैया हम डायरेक्ट खुद आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, आप कहीं और से इन्फॉर्मेशन मत लीजिए करिए। सेकंड आता है प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करना, बड़ा आसान हो जाता है, इवेंट्स वगैरह करवा के, ठीक है, स्टेज शो वगैरह करवा के, और आप क्या करते हो वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। बड़ी आसानी से एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा सकता है। दूसरा होता है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। तो किसके थ्रू? डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, ब्रोशर्स के थ्रू, एनुअल रिपोर्ट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं? कंपनी डायरेक्टली एम्प्लॉइज से और पब्लिक से अपने आप को कम्युनिकेट कर सकती है। लीडर्स अपने स्पीच दे के एक अच्छा सा एक मोटिवेट कर देते हैं कि हाँ भाई यार अच्छे लोग बात कर रहे हैं, इतना एक मीटिंग करवा दी, एक हेल्ड करवा दी, वहाँ पे एक लीडर आया, कंपनी का जो लीडर है, और वो फिर कम्युनिकेट करता है कि हम अच्छी तरह जा रहे हैं और आगे हमारा विजन ये रहेगा वो रहेगा। तो ये काम हो जाता है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में लेकर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो होती है लॉबिंग।
लॉबिंग जैसे मैंने आपको बताया कि जो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन को, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्रीज़ होते हैं, इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ होती है जो कॉमर्स से रिलेटेड जो है ना बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, एक्सटर्नल पॉलिसीज़, बिजनेस पॉलिसीज़ पे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, तो इनके साथ भी एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसे कोई पॉलिसीज़ आ जाए जो आपके बिजनेस के लिए नुकसानदायक हो तो ये भी बड़ी नुकसान वाली बात होगी। तो प्रेस रिलेशन जो डिपार्टमेंट होता है, पीआर डिपार्टमेंट जो होता है, एक अच्छी हेल्दी रिलेशन बना के रखती है इन मिनिस्ट्रीज़ के साथ। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये होगा हमारा काउंसलिंग करना। काउंसलिंग भी करती है कहीं ना कहीं, जैसे कि हम बोलते हैं कि टाइम निकालने के लिए बोलते हैं कि भैया, ये बोलती है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को, भैया टाइम निकालिए, थोड़ा सा अपना पैसा खर्च कीजिए, पार्क बनाइए, इन्वायरमेंट को लेकर बात कीजिए, बच्चों की पढ़ाई को लेकर बात कीजिए, फ्यूचर को लेकर बात कीजिए, आने वाले टाइम में क्या करियर ऑप्ट करना चाहिए, जॉब्स रिलेटेड। तो ये चीज़ें काउंसलिंग करते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन उस पॉइंट ऑफ व्यू उस तरह से काम करती है तो एक पॉजिटिव इमेज बन के आता है। हेल्प्स टू अचीव द मार्केट ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में यहाँ पे पब्लिक रिलेशन काफ़ी हद तक मदद करती है। ठीक है, जैसे कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि भैया कि कंपनी जो है जो वीकर सेक्शन सोसाइटी उनको स्पेशल जो जॉब ऑफर कर रही है, या फिर जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए एक रिजर्व कर रही है जॉब को। ठीक है, कि भैया इतने परसेंट, जैसे टाटा ग्रुप करती है 10% लोग वुमन, 10% वुमन को जॉब मिलेगा, 10% जो लोग हैं जो डिसेबल्ड होंगे या आर्मी ऑफिसर्स जो होंगे तो उनको भी जॉब दिया जाएगा। तो इस तरह से एक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने का काम करते हैं। ठीक है, या फिर जो अर्थक्वेक आ गया, या फिर जहाँ पे इन्वायरमेंट की चिंता करना, इन्वायरमेंट को कुछ पैसा खर्च करना, तो ये सब चीज़ें किसके अंदर थी बेटा, हमारी मार्केट ऑब्जेक्टिव के अंदर आती है। तो बेसिकली इंड्यूस करना कस्टमर्स को यहाँ पे होता है। नेक्स्ट अगर बात करूँ 5 मेथड्स के थ्रू पब्लिक रिलेशन काम करता है। पहला होता है न्यूज़। ऑब्वियसली एक न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स रहता है। ठीक है, और न्यूज़ में जब भी कोई बात कही जाती है किसी प्रोडक्ट को लेकर, किसी कंपनी को लेकर, और पॉजिटिव न्यूज़ होता है तो ऑब्वियसली एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेकंड अगर हम बात करें स्पीचेस, तो वही वाली बात, जैसे इवेंट वगैरह हुआ तो यहाँ पे जो कंपनी के लीडर्स होते हैं, कंपनी के जो कोर मेंबर्स होते हैं, वो आके जब स्पीच देते हैं इवेंट के ऊपर, कोई ऑर्गेनाइज करा दिया, स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करा दिया, कोई कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया, और वहाँ जाके स्पीच देते हैं, ऑब्वियसली एक पॉजिटिव इफेक्ट बन के निकल कर आता है। इवेंट्स जैसे मैंने आपको बताया। चौथा अगर मैं बताता हूँ रिटर्न मटेरियल हो गया। रिटर्न मटेरियल में वही वाली बात, जैसे डॉक्यूमेंट हो गया, ब्रोशर हो गया, एनुअल रिपोर्ट हो गया, इसके थ्रू भी कंपनीज अपने आप को कम्युनिकेट करती है पब्लिक के पास। और लास्ट अगर बात करूँ पब्लिक सर्विस एक्टिविटी, वही वाली बात जो ऊपर हमने सारे ऊपर पॉइंट्स पढ़े, रोल्स वही इसके अंदर आप लिख सकते हो आराम से। पब्लिक के लिए आप एक्टिविटीज़ करिए, सर्विस एक्टिविटी करिए, पार्क बनाइए, स्कूल्स में जाके उनसे बात कीजिए, स्कूल बनाइए उनके लिए। जैसे हम पढ़ते हैं ना, शिक्षा एक वो कौन सी कंपनी है जो सर्टन अमाउंट अपना हमेशा जब भी सेल होता है उसका सर्टन परसेंटेज वो स्कूल बिल्डिंग के अंदर लगा देती है, पीएनजी। ठीक है, तो वो ऐसे करते हैं। तो बेसिकली पब्लिक सर्विस एक्टिविटी अगर आप इनको करेंगे तो ऑब्वियसली एक इमेज, एक गुडविल, एक रेपुटेशन बनता है। तो आपको बेसिकली ध्यान रखना, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जो होता है वो एक कंपनी की गुडविल बनाने के लिए, कंपनी की रेपुटेशन बनाने के लिए, पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्ट करने के लिए, फॉल्स न्यूज़ नहीं पहुंचे, अगर कोई डिसलाइक से उनको खत्म करे, इन सब चीज़ों पे काम करता है। तो विद दिस हम बोल सकते हैं हमारे वन शॉट का 11 चैप्टर हो गया है कंप्लीट। तो हमने क्या क्या कवर किया इसमें पता ही आपको, जैसे मार्केटिंग, मार्केटिंग फिलोसफी, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मिक्स, सब कुछ कवर हो चुका है। ये हमारी डेली लाइफ क्लासेस होते हैं जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं और टॉपिक्स को डिटेल के अंदर पढ़ सकते हैं। देखिए वन शॉट के अंदर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, ठीक है, टू द पॉइंट ऊपर ऊपर बात करनी होती है जिससे आपको चैप्टर का एक क्रक्स मिल जाता है। पर अगर आपको टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है तो फिर आप क्या करें, हमारे लाइव क्लासेस के अंदर जुड़ जाए। वहाँ पे हर एक टॉपिक को बड़े बड़े शानदार तरीके से अच्छे एग्जाम्पल के साथ डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो जैसे कि हम कहते हैं भैया आप सभी हमारे साथ जुड़ते हो, इसके लिए तो थैंक यू बनता ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा, कितना समझ में आया, जरूर बताइए। कमेंट, शेयर, लाइक ये तो करना ही करना है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शबा केयर, साइनिंग ऑफ, योर मेंटर राहुल।